Yes, good evening everyone. Yes, good evening online students. So आप में से कितने स्टूडेंट्स मई 2023 में सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं एंड अटेम्प्ट कितने स्टूडेंट्स देने वाले हैं मई 23 में? तो आपको डिफरेंस कुछ समझा? यस, हम क्या बात करते हैं मई 23 में मेरा सीए का एग्जाम ऐसे बोलते हो, बताते हो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या अटेम्प्ट है बताते हो? आप आपके सीए फ्रेंड्स को भी क्या पूछते हो कि अटेम्प्ट कब है तेरा? करेक्ट. सो अटेम्प्ट इतना रेगुलर हो गया है आपके लिए कि फिर वो लगने लगते हैं अटेम्प्ट. जैसे आप सोचते हो तो अटेम्प्ट लगते भी है. अगर आपने उसको एग्जाम की तरह देखा तो एग्जाम मतलब एक ही बार होगा ना. आपने कभी ऐसा पूछा था किसी फ्रेंड को 10th का अटेम्प्ट कब है तेरा, 12th का अटेम्प्ट कब है? सो इतना कॉमन हो चुका है अटेम्प्ट ये वर्ड फॉर सीए कोर्स. सो आपको ये क्लियर है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से बीकॉम तक लाइफ में एक ही बार करना है. कभी दिमाग में आया क्या कि अगर इस साल नहीं हुआ 11 तो नेक्स्ट ईयर 11 करेंगे? नहीं आया था ऐसे दिमाग में. बट फाइनल के बारे में आया होगा बहुत बार. दिस टाइम नहीं फाइनल हुआ तो नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, तो पूरा माइंडसेट का गेम है ये सीए कोर्स मतलब. ओके, आपने सीए कोर्स क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैम 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एंड कॉमर्स में यही कोर्स अच्छा था. सीए इज द टॉप मोस्ट कोर्स, बहुत वैल्यू होती है ये बताया गया था, तो सीए कोर्स सिलेक्ट किया. करेक्ट. कितने स्टूडेंट्स को 12th में अबाउ 80% है? ओके, अबाउ 70. हाँ, करेक्ट. सो ऑलमोस्ट 70-80 अबाउ मिलने के बाद हम सीए कोर्स में ही आते हैं. करेक्ट. ओके, सो 10th-12th में आपको कैसे आ गए 70-80 या 90% कैसे आ गए? सोचा है इसके बारे में कभी? 10th में भी आए होंगे 90%, तो कैसे आ गए? आपने टारगेट 35% का रखा था एंड 90% आ गए. ऐसे हुआ है क्या कि मैम मेरा तो टारगेट 35% ही था पासिंग का, मुझे भी पता नहीं 10th में 90 कैसे आ गए? सो टारगेट रखा था ना आपने 90% का, इसलिए आपको आ गए 90 या 87 आए होंगे, 88 आ गए होंगे. सो जो आप टारगेट रख रहे हो उसके आसपास के मार्क्स आते हैं. बहुत रेयर केस में एग्जैक्ट आता है कि मैम 90 का टारगेट रखा 90 आ गए. करेक्ट. अभी आप 90% का टारगेट रख रहे हो क्या? अभी आप पासिंग का टारगेट रख रहे हो. ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स 200 चाहिए, 400 चाहिए. सो कितने आ रहे हैं फिर? 180 एंड 360. करेक्ट. इस रेंज में ही मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ पासिंग के बारे में ही सोच रहे हो. ओके, एंड ये आज आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको सीए कोर्स में आने के बाद ही इतना डराया गया है कि सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, कि वो माइंडसेट अभी सेट हो चुका है कि ये कोर्स डिफिकल्ट है. अभी आपने ये स्टडी किया है सीए फाइनल का सिलेबस, सो आप बताओ इतना डिफिकल्ट है क्या कि 50% भी नहीं आ सकते? एक्चुअली नहीं है कोर्स डिफिकल्ट, बट सोसाइटी में हमें कुछ तो वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए डिफिकल्ट बोलते हैं. बीकॉम को आज वैल्यू है क्या? नहीं है वैल्यू, क्योंकि इजी है कोर्स. ओके, सीए कोर्स को भी इजी इजी बोल दिया सोसाइटी में, तो हमें भी वैल्यू नहीं रहेगी. करेक्ट. बट एक्चुअली सीए कोर्स उतना डिफिकल्ट नहीं है कि 50% भी नहीं ला सकते हो. करेक्ट. सो पहले तो माइंडसेट चेंज करो. दो चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी. आपने बहुत बार सुना होगा कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है. जब से आप सीए कोर्स में आए हो यही सुना है सबसे. तो पहले तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि सीए कोर्स इजी है. ओके, आपने अगर 10 बार सुना है सीए कोर्स डिफिकल्ट है तो 20 बार आपको सोचना पड़ेगा सीए कोर्स इजी है. सीए फाइनल एग्जाम इज इजी, एससीएमपी इज इजी, ऑडिट इज इजी. तो जितनी बार मन में आता है कि एससीएमपी डिफिकल्ट है, ऑडिट डिफिकल्ट है, जब भी मन में ये आएगा इमीडिएटली आपको क्या चेंज करना है? क्या खुद को बताना है एससीएमपी इजी है. ओके, आप जो माइंड को बताओगे वो वैसे लगने लगता है. आप अगर बताओगे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लगने लगेगा आपको. अगर बचपन में बताया होता कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिफिकल्ट है
सबने बताया होता तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड भी डिफिकल्ट लगता, बट किसी ने बताया नहीं। ओके, तो ये पहले चेंज करो, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स 12 आवर्स पढ़ रहे हैं। ओके, 12 आवर्स पढ़ना पड़ता है, वो सबको पता है, बट 12 आवर्स पढ़ने के बाद आप सोते वक्त अगर ये सोच रहे हो कि एससीएमपी डिफिकल्ट है, ऑडिट के कीवर्ड्स मुझे कैसे रिकॉल हो जाएंगे, डीटीआईडीटी रिकॉल होगा क्या, सो ये सोच के मतलब निगेटिव थिंकिंग से अगर आप सो रहे हो तो वो 12 आवर्स का कुछ फायदा ही नहीं होगा। आपको हार्डवर्क भी करना है, वो तो आप सब स्टूडेंट्स कर रहे हो, बट थिंकिंग निगेटिव ही चल रही है, तो वो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको। ओके, माइंडसेट से बहुत चेंज हो सकता है। आपने ये ऑलरेडी 10th-12th में किया है, आपको 90-80% क्यों आ गए, आपने टारगेट रखा था इसलिए आ गए। आज कितने स्टूडेंट्स टारगेट रख रहे हैं, 70 लाने का, 80 लाने का, 90 लाने का टारगेट रखा है क्या आपने? तो आपको फिर ये सवाल होगा कि मैम वो तो 10th-12th था, इसलिए 80-90 हमने टारगेट रखा, ये तो सीए है। तो सीए कोर्स में नहीं आ रहे क्या 80-90 मार्क्स? सीए फाइनल में नहीं आते हैं 80-90 मार्क्स? सीए फाइनल में क्या लगता है आपको, आते हैं ना? तो हम क्यों नहीं टारगेट रख रहे हैं? एंड ये प्रैक्टिकल है क्योंकि आप में ऑलरेडी कैपेसिटी है 80% की। आपको लाइफ में कभी भी 80% नहीं मिले हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक 80% मिले हैं, मतलब आपकी कैपेसिटी 80% की है। चलो मान ही जाते कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है, तो भी 70% तो ला सकते हो। ओके, 50% भी नहीं आ रहे हैं, इसका रीजन आप ही ढूंढो क्यों नहीं आ रहे। 12th तक कैसे आ गए 80%? और आप फाउंडेशन सीपीटी इंटरमीडिएट 2 बार क्लियर हो, तो वहां पर भी जब आप पास हुए थे तब क्या रिजल्ट लगा था, 15-20% लगा होगा। मतलब 100 बच्चे बैठे तो उस 20 में आप आए हो 2 टाइम्स। सो आपको इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करती है पता है ऑलरेडी। ओके, सो आपको क्या डिसाइड करना है कि जैसे लाइफ में फर्स्ट टू बीकॉम एक बार ही किया आपने, वैसे ही सीए फाइनल जो मई 23 में है वो लास्ट टाइम है। अटेम्प्ट सोचो ही मत, ये एग्जाम ही है, देना ही है, क्लियर ही होना है विद गुड मार्क्स। ओके, सो ये माइंडसेट हम पहले चेंज कर रहे हैं कि ये आपका एग्जाम है एंड नॉट अटेम्प्ट। एंड आपको सिर्फ पास नहीं होना है, 200 का टारगेट रख के 199 भी आए हैं स्टूडेंट्स को, 199, एंड वो अभी देंगे रिवैल के लिए पेपर, एंड क्या रिजल्ट आएगा, नो चेंज। ओके, नो चेंज ही रिजल्ट आता है। हमें लगता है 1 मार्क बढ़ाया जाएगा, बट नहीं बढ़ता है। सो 200 का टारगेट रखोगे तो कंफर्म 180 के रेंज में आ जाओगे। सो अभी आप 2 मिनट ले लो एंड टारगेट खुद के सेट करो, जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स है एटलीस्ट 70 का टारगेट रखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस, बहुत बच्चे बोलते हैं मैम सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन लाने का टारगेट रखते हैं। सो अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आप 60 का टारगेट रखोगे क्या पता। तो अभी जैसे मैंने 200 का एग्जाम्पल दिया वैसे ही होता है, 200 का टारगेट रखा तो 180 आ जाते हैं, 60 का टारगेट रखा तो 58 पे अटक जाते हैं स्टूडेंट्स। सो आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आपको 70 का टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके 65, 61, 62 दिखेंगे आपको। ठीक है, यस। सो यस, ये क्या है चेक करो, दिस इज मार्कशीट ऑफ मीत शाह। ये मई 2022 का ऑल इंडिया रैंक 1 है, मई 2022, 642 टोटल है उसकी। उसको एफआर में 81 है, एसएफएम में 86, ऑडिट में 70 मार्क्स है, लॉ में 77, एससीएमपी 73, इलेक्टिव पेपर उसका जीएफआरएस था 90 मार्क्स है उसमें, डीटी में 76, आईडीटी में 89। इसका लोएस्ट मार्क्स हम देखते हैं किसमें, ऑडिट 70। सो वो मतलब उसका जो लोएस्ट है उतना हमारा टारगेट भी नहीं होता है, 70 का टारगेट रखा कि था क्या किसी ने। सो एटलीस्ट AR1 का जो लोएस्ट है उतना टारगेट तो रखो। अभी जस्ट थिंक करो कि मीत शाह का शेड्यूल क्या होगा, रूटीन क्या रहेगा।
क्या माइंडसेट होगा उसका कि पास होना है सीए फाइनल में। जैसे मैंने बताया आपको 12th में 35% का टारगेट रख के 90 नहीं आ सकते। वैसे सीए फाइनल में मैम मेरा तो पासिंग का टारगेट था, मुझे ही पता नहीं है R1 कैसे आ गया। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। रैंक का तो टारगेट रखा ही होगा उसने, टॉप 3 में आना है, 1 डिजिट में रैंक लाना है। सो टारगेट्स आप रख रहे हो क्या? अभी जस्ट आकाश आया था ना, हम बात कर रहे थे कि पुणे से है क्या कोई ऑल इंडिया रैंकर? किसी को पता है पुणे से ऑल इंडिया रैंकर है? कोई सोचता ही नहीं है रैंक वगैरह के बारे में। मैम पास हुए तो भी बहुत हुआ, ये चल रहा है हमारा, क्लासेस बहुत है इधर, बट ऑल इंडिया रैंक कहाँ से आ रहे हैं? पुणे से नहीं आ रहे हैं। आप सारे पुणे के नहीं हो, पुणे में पढ़ाई के लिए आए हो क्योंकि अच्छे एजुकेशन मिलता है, फिर ऑल इंडिया रैंक क्यों नहीं आ रहा है यहाँ से? क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे हैं रैंक के बारे में। ओके, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भी आप 280 के बारे में सोच रहे हो क्या? 17 ऑल सब्जेक्ट्स तो 280 आ जाएंगे। कभी सोचा ही नहीं ना इसके बारे में। अगर ये 86 ला सकता है तो हम एटलीस्ट 70 तो ला सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं क्या लगता है आपको, या ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग, करेक्ट स्ट्रेटेजीज, करेक्ट टाइम मैनेजमेंट? क्या लगता है ऑल इंडिया रैंकर्स? गॉड गिफ्टेड बहुत रेयर होते हैं, बहुत सारे हार्डवर्क वाले ही होते हैं। ओके, तो हार्डवर्क हम भी कर रहे हैं बट स्ट्रेटेजीज रॉन्ग है। ओके, 12 आवर्स सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, बट उस 12 आवर्स में एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? तो करेक्ट स्ट्रेटेजीज आज सीखने के लिए आप आए हो। सो लेटेस्ट वाली भी मार्कशीट देखते हैं। हर्ष चौधरी था ना अभी का रैंकर, उसको 618 है टोटल। ओके, 85 FR, SFM 86, ऑडिट 76, लॉ में 57 है, फिर भी AR1 आ सकते हैं। देखो SCMP 75, इकोनॉमिक लॉ 78, DT 79, IDT 82। यस, अभी बताओ CA कोर्स डिफिकल्ट है क्या? अगर CA कोर्स डिफिकल्ट होता ना तो किसी को भी इतने मार्क्स नहीं आते। आपने इंटरमीडिएट का भी सुना होगा, कॉस्टिंग में 99 वगैरह। तो अगर डिफिकल्ट होता तो किसी को भी नहीं आते। डिफिकल्ट कोर्स हम किसको बोलेंगे कि आपको एक बेयर एक्ट दिया जाएगा, सिर्फ उतना ही, आपके पास कोई भी चार्ट्स नहीं होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एंड वो बेयर एक्ट सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपको जाके एग्जाम देनी है, एंड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी फिक्स नहीं है। वो वाली एग्जाम हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन बैंक हमारे पास होती है, चार्ट्स हमारे पास होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीन क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, सेम एडजस्टमेंट्स वाले। सो बताओ डिफिकल्ट है क्या? आपको खुद को क्या लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी 80 की है एंड आप 50% भी नहीं ला पा रहे हो? तो ये क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? ये माइंडसेट किसने किया आपका? आप ही सोचो इसके बारे में। 10th-12th में किसने बताया आपको 90% लाने के लिए? आज आपको समझ में आ रहा है उसका कुछ भी फायदा नहीं है 90% लाके 12th में, करेक्ट? बट तब क्यों लग रहा था आपको 90% लाने चाहिए 12th में? रीजन ढूंढो। एंड आज क्यों आपको लग रहा है कि सिर्फ पास होना है? उसका भी रीजन ढूंढो। आप आंसर करोगे। क्या रीजन था 90% टारगेट रखने का 10th-12th में? रीजन तो होगा, या विदाउट एनी रीजन रखा था टारगेट? यस, 90% आ गए तो खुशियां ही खुशियां है, तो ठीक है। ओके ओके ओके, और ये एक रीजन करेक्ट रीजन है, और ऐसे ही बताया जाता है। और कुछ? अच्छा कॉलेज, और कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? ओके ओके ओके, बट आज कुछ फर्क पड़ रहा है क्या कौन से भी कॉलेज से आप हो? तो तब बताया गया था, हम सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे, करेक्ट? अच्छा कॉलेज, सोसाइटी में मार्क्स बताने हैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स को,
एंड पेरेंट्स ने बताया, टीचर्स ने बताया है। ओके, इस वजह से आपने वो टारगेट्स रखे थे। अभी आपको क्या बताया गया सीए कोर्स के बारे में? डिफिकल्ट है। टारगेट क्या रखना चाहिए सीए कोर्स में? पासिंग का। ऐसे आपको आजू बाजू से बताया गया, इसलिए आप रख रहे हो। मतलब आपके कैपेसिटी से आप टारगेट नहीं रख रहे हो। जो सोसाइटी में रिलेटिव्स फ्रेंड्स को आंसर्स देने हैं आपको, उस हिसाब से आप टारगेट रख रहे हो। ये समझ में आ रहा है का कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो? क्योंकि देखो, आपके सोसाइटी में, आपके बगल में मतलब जो आपके रिलेटिव्स है या आपके फ्रेंड्स में कोई 10th स्टैंडर्ड में है, उसका रिजल्ट लगा, तो आप उसको क्या पूछोगे? कितने मार्क्स आ गए, कितने परसेंटेज आ गए? मतलब पास तो वो होगा ही, ये बेसिक एजम्पशन है आपका। बट जब आपका रिजल्ट लगेगा तो आपको रिलेटिव्स आजू बाजू वाले क्या पूछेंगे? परसेंटेज पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पास हो गए क्या? सो आपको आंसर उतना ही देना ना, पास या फेल। तो आप उसकी तैयारी में लगे हुए हो। आपकी कैपेसिटी 80 की है, बट आंसर मुझे सिर्फ पास या फेल ही देना है ना, इसलिए मेरा टारगेट सिर्फ पासिंग का ही है। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। सो देखो, आप जब सोसाइटी में जाओगे, नॉन सीए फ्रेंड्स में जाओगे, तब आपको वैल्यू मिलेगी। जब सारे फ्रेंड्स सीए होते हैं ना, तब कुछ वैल्यू रहेगी क्या? बताओ। आप जब सब सीए हो जाओगे, इसने बताया मैं सीए हूँ, वो बोल रहा है मैं भी सीए हूँ, क्या फर्क है? तो कुछ नहीं वैल्यू होने वाली। सो यही बता रही हूँ कि जब सीए होने के बाद आप इंटरव्यूज के लिए वगैरह जाओगे, तब वहां पे सारे कैंडिडेट्स कौन होने वाले हैं? सीए, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही सीए की थी। तो फिर आपको क्यों सिलेक्ट करना है? एक 400 पासिंग वाला आ रहा है, एक ऐसे 618 वाला आ गया इंटरव्यू में, तो क्या होगा? हमें कंफर्म घर जाना पड़ेगा। विदाउट इंटरव्यू समझ में आ रहा है, मैं 400 की मार्कशीट लेके बैठी हूँ, मेरे बगल में 618 वाली मार्कशीट लेके बैठा है वो। ओके, सो यहाँ पर मार्क्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको या नहीं लग रहे हैं? मेरा कॉलेज बीएमसीसी है, बट 400 दिख रहे हैं ना इधर, उसका कॉलेज कौन सा भी है या एक्सटर्नल है, बट 618 दिख रहे हैं। सो जो 10th-12th में बताया गया था ना, कॉलेज इंपॉर्टेंट है तो कॉलेज के लिए 90% लाओ, ये वो, यहाँ पे सीए हो गए तो भी बहुत हुआ। तो वो सोसाइटी के लिए बहुत हुआ, बट आपके करियर के लिए वो 400 एंड 200 सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगेन कंपटीशन हो जाएगी। आप जहां पर भी जाओगे, आपके मार्क्स देख के ही सिलेक्शन होगा ना, ऑब्वियसली इंटरव्यू ऑल्सो। सो अभी के लिए आपको टारगेट क्या रखना पड़ेगा? हायर टारगेट रखना पड़ेगा। एंड हम क्यों हायर टारगेट रख सकते हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है ना, मार्क्स मिल रहे हैं। अगर इनको आ रहे, एक एग्जाम में तो एसएफएम में 100 आउट ऑफ 100 थे, पता होगा आपको। सीए फाइनल में, वो तो मैम 12th में अकाउंट्स के लिए ड्रीम था हमारा, 100 आउट ऑफ 100। उसके बाद कभी रखा ही नहीं टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का। सो 80-90 का टारगेट तो रखो। टारगेट रखा है 80, 75 आ गए, कुछ नुकसान है क्या आपका? नहीं। बट आपने टारगेट 40 का रखा एंड 35 आ गए, तो नुकसान है क्या आपका? बहुत नुकसान है। 6 मंथ्स का नहीं, 8 मंथ्स का नुकसान है। 6 मंथ्स के बाद एग्जाम दोगे, रिजल्ट लगेगा 2 मंथ्स के बाद। सो टोटल 8 मंथ्स आपके जा रहे हैं। ओके, सभी अगर आप फाइनल में आ रहे हैं तो आप 2 टाइम्स उस रिजल्ट से आए हुए, 2 टाइम फिल्टर लगा के आ चुके हो ना, मतलब आप में कैपेसिटी है। बट आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपका जो हम कॉस्टिंग में सीखते हैं ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मशीन की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है, एंड यहाँ पे 50% यूनिट्स भी नहीं निकल रहे हमारे से, तो कितना अंडर यूटिलाइज्ड है देखो। ओके, सो चेंज करो माइंडसेट। बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या फिक्स है? पास होना है। उससे आपको चेंज करने के लिए टाइम लगेगा कि 80 लाने हैं, 70 लाने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप माइंडसेट चेंज करने के लिए?
सेल्फ टॉक क्या रखना पड़ेगा, खुद के साथ क्या बात करनी पड़ेगी आपको हर रोज? 80 लाने हैं, 280 का टारगेट रखना है। सीए फाइनल इज इजी, रिपीटेटिव क्वेश्चन तो आ रहे हैं, ये तो मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन आया था, करेक्ट? ये तो एमसीक्यू बुकलेट के ही एमसीक्यूज दिख रहे हैं। सो इजी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर निगेटिव सोच रहे हो, आपको भले ही 7-8 अटेम्प्ट्स लगे हो, फिर भी आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप और निगेटिव सोचोगे तो फिर नहीं आ पाओगे, करेक्ट? सो कितने भी आपका पास, मुझे नहीं पता है कौन फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर बैठा है, किसको अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं। सो आपका पास कुछ भी होने दो, आपको अभी वो तो चेंज नहीं हो सकता ना पास, फ्यूचर हम ये 3.5 मंथ से हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको एवरीडे यही सोचना पड़ेगा। सिर्फ 12 आवर्स स्टडी करके रात को अगर आप सीए एग्जाम डिफिकल्ट है, कीवर्ड्स रिकॉल होंगे क्या, ऐसे सोच रहे तो नहीं होने वाले हैं रिकॉल। सच में 10 बार पढ़ के भी नहीं होंगे अगर आप डर रहे हो तो। 2 टाइप के स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एक होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट वाले जो सीए कोर्स में बहुत दिखते हैं, एंड सेकेंड टाइप कौन सा होगा? ओवर कॉन्फिडेंट वाले। दोनों फेल होते हैं। सो हमें कैसा रखना है कॉन्फिडेंस? नॉर्मल। सो आपको एवरी मिनट बता रही हूँ, एवरी डे नहीं, एवरी मिनट सोचना पड़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है। हमें समझता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक 80% मिले तो अभी भी मिल ही जाएंगे। सो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट? एंड ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रेयर है ये, बट अगर हो रहा है तो क्या बताओगे? 100 में से 10 ही पास होने वाले हैं। सो इतना भी इजी नहीं है। सो अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो तो उसको कम करना पड़ेगा। ओके, ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि जो यहाँ पर टॉपर थे बट फेल है, क्योंकि टॉप आने के बाद अरे मुझे एफआर तो आने ही लगा है, मैंने तो टॉप किया है टेस्ट सीरीज में। सो एफआर की प्रैक्टिस ही छोड़ दी उन्होंने, 2 महीने एफआर किया ही नहीं तो वहां पे फेल। सो इस टाइप के भी स्टूडेंट्स है। ओके, बट ओवर कॉन्फिडेंस रेयर है, अंडर कॉन्फिडेंस ही बहुत होता है, तो आपको वो नॉर्मल पे लाना पड़ेगा। ओके, सो 3 स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करने हैं सीए एग्जाम पास करने के लिए, रादर कौन सी भी एग्जाम पास करने के लिए ये 3 स्टेप्स आपको पास करने हैं। सो चेक करते जाओ आप तीनों स्टेप्स पे पास हो क्या। अगर आप तीनों स्टेप्स पे पास हो तो आप सीए एग्जाम में पास आराम से हो जाओगे। फर्स्ट इज कंसेप्ट क्लैरिटी। सो ये आप क्लासेस करते हो, लेक्चर्स करते हो एंड आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हो, ये फर्स्ट स्टेप होती है। सो मुझे बताओ हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज कितने चैप्टर्स है? 13, 14, 15 के रेंज में चैप्टर्स है, करेक्ट? उसमें से कितने चैप्टर्स आपको समझ में आए हैं, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं? हम रिकॉलिंग की बात नहीं कर रहे अभी तक कि सर ने सिखाया मुझे समझा, वो क्या बात कर रहे हैं। क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी। 15 टॉपिक्स है तो कितने समझ में आ गए आपको हर एक सब्जेक्ट के? 10, 12, ऑल 14? ऑल 14 किसको समझे? ऑल 14 किसी को भी नहीं चैप्टर समझे? समझे है ना? 13, 12, 7 के नीचे कौन है कि मैम 14 में से 3 ही टॉपिक समझे, 11 समझे ही नहीं? मतलब फर्स्ट स्टेप पे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए ना? क्या है पासिंग क्राइटेरिया? 50% चाहिए ना मिनिमम। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के 10, 12, 13, 14 चैप्टर्स समझ में आ गए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स पास है कंसेप्ट क्लैरिटी स्टेप में, बट 10% ही एक्चुअल में पास है। ऐसे कैसे हुआ फिर? अगर स्टेप कंसेप्ट समझिए तो पास होना चाहिए ना। सो प्रॉब्लम कहाँ पे ढूंढो, कहाँ पे प्रॉब्लम है? 90% लोग क्यों फेल हुए, क्या प्रॉब्लम है? कौन से स्टेप्स की वजह से फेल हुए? यस, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इज सॉल्विंग प्रैक्टिस। सो 5, 6, 7, 8 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस की थी क्या किसी ने?
अभी आपके 3-4 बार किसी के अटेम्प्ट हुए हैं, तो हर अटेम्प्ट के लिए 2-2 बार करके 8 टाइम्स हुआ रहेगा ना। ओके, बट वो अलग अलग अटेम्प्ट के लिए हुआ था। मुझे एक ही अटेम्प्ट के लिए 5 टाइम्स अगर किया होता तो आप यहाँ पर नहीं बैठे होते। ओके, 2-3 टाइम्स रिवाइज करके नहीं होने वाला है। सो AR1 का इंटरव्यू अगर किसी ने देखा है, किसी ने देखा क्या हर्ष चौधरी का इंटरव्यू? नहीं, ये तो हम देखते ही नहीं है, हम अलग वीडियोस देखते हैं। हर्ष चौधरी के इंटरव्यू ने उसने 3 टाइम्स बताया था रिवीजन की। सो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होगा। फॉर एग्जाम्पल SCMP मेरे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए इजी सब्जेक्ट है। तो मेरी रिवीजन कितने टाइम्स होनी चाहिए, उसकी कितने टाइम्स होगी? मुझे 7 टाइम्स करना पड़ेगा, 8 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर मी। उसके लिए इजी है तो वो बोलेगा मैम 3 बार करके मुझे 60 आ गए। सो उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट था। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होगा। ओके, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी होगा। ओके, ऑडिट की आप 7 टाइम्स करोगे, FR की 4 टाइम्स करके भी आपको मार्क्स आ सकते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज वेरी होगा। चैप्टर वाइज बताओ, मुझे सारे चैप्टर्स 7 टाइम्स करने पड़ेंगे आपको? नहीं। सो आप सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स ज्यादा बार करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी FR में कौन सा सब चैप्टर डिफिकल्ट है आपके लिए? बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चंस है। सो ऑल 30 आर डिफिकल्ट। फिर कितने डिफिकल्ट होंगे अराउंड? 10, 12, 5, 6 डिफिकल्ट है, मतलब 20 तो इजी ही है। तो 7 to 8 टाइम्स रिवीजन किसकी करनी है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस की 7 to 8 टाइम्स रिवीजन करनी है। बाकी 3-4 बार करके भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स अगर हो गए तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके लिए रिवीजन लगेगी क्या आपको? नहीं। आपको नींद से उठाया तो भी आप सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करने वाले हो। करेक्ट, मतलब ये आपका ऑटोमेटिक मोड पे गया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर होगा ही नहीं कभी। ओके, एट द एज ऑफ 80 भी पूछा ना आपको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आप बता पाओगे कैसे? इतना परमानेंट हो चुका है, ऑटोमेटिक मोड पे गया है वो। कैसे गया? प्रैक्टिस से। कितनी प्रैक्टिस की थी? सो ये जो 10% एंड 90% में क्या फर्क है बताओ? जो 10% CA हो गए या पास हो गए सिंगल ग्रुप एंड 90% नहीं हुए, उनमें क्या फर्क है? नंबर ऑफ रिविजन्स का फर्क है। बाकी वो भी उतने ही एवरेज है, बट उन्होंने ज्यादा बार रिवाइज किया। अगर हमने 5 टाइम्स रिवाइज किया तो हम पास होंगे क्या? क्या लगता है आपको? यस। तो 5 टाइम्स रिवाइज कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। तो पेपर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम फियर है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली CA आपको कौन करने वाला है? चेकर। एंड चेकर के साथ आपका कम्युनिकेशन थ्रू आंसर शीट ही होता है। बाकी उसको पता नहीं है आप गर्ल हो बॉय हो, कौन से सिटी से हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, कुछ भी पता नहीं उसको सिर्फ आपकी आंसर शीट पता है, उससे वो आपको जज कर रहा है। सो किसी स्टूडेंट की आपको आंसर शीट मिल गई जिसमें हर एक पेज पे स्क्रैचिंग ही है। सो एवरी आंसर स्क्रैचिंग से स्टार्ट होता है या एवरी आंसर में स्क्रैचिंग है, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? क्या लगता है? लो कॉन्फिडेंस, सॉल्विंग प्रैक्टिस कम हुई है। तो ये चेकर को समझ में आ जाता है आपके पेपर से, चेहरा नहीं देखना पड़ता है लो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। वो पेपर से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। आपको बेसिक मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे, इलस्ट्रेशंस वगैरह, तो वो भी चेकर को समझता है, अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो भी नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने को। बेसिक क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स का करेक्ट आया है, इसका नहीं आया है, तो उससे यार इसको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? सो चेकर को सब कुछ समझता है।
आपको 5 बजे के बाद अगर आंसर्स रिकॉल होने लगे घर जाते वक्त, तो फायदा है क्या बताओ? उसको समझेगा क्या कि उसको रिकॉल हो रहे थे? चेकर को नहीं समझेगा ना ये। सो वो पूरे 2 to 5 में आप क्या करके आ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। आपने 3.5 months बहुत हार्डवर्क किया, बट 2 to 5 में गड़बड़ की, एक ही क्वेश्चन में बहुत बार लगे हुए हो बहुत टाइम, एंड इसलिए पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे करते हैं स्टूडेंट। सो वो 2 to 5 कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस एनवायरमेंट की, जिसके लिए वो रूटीन हो जाएगा। 2 स्टूडेंट्स जस्ट कंपेयर करो, एक डायरेक्टली एग्जाम में जा रहा है एंड एक ने 3-3 4-4 टेस्ट लिखे हैं एग्जाम एनवायरमेंट में, एंड वो जा रहा है, तो उसके लिए वो रूटीन बन गया है। तो उसका ऑब्वियसली स्पीड फास्ट रहेगा। अनसीन क्वेश्चंस आए तो उसको कैसे टैकल करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन लेना है, बाद में कौन सा लेना है, ये सबकी प्रैक्टिस है उसको। तो वो फास्ट उस सिचुएशन को टैकल कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप में से कितने स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर आती है? सबको ही आती है, करेक्ट? यस। सो फर्स्ट डे को क्या हुआ था, याद है क्या? 2 व्हीलर जब फर्स्ट टाइम चला रहे थे, तब का कॉन्फिडेंस, एंड आज अभी आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि अभी लेक्चर होने के बाद बाप रे 2 व्हीलर निकालनी है, फिर बाजीराव रोड से जाना है ट्रैफिक से। सो आपको किसी को टेंशन आ रहा है? वो आपका रूटीन हो चुका है। इसका टेंशन भी लेना पड़ता है मैम 2 व्हीलर चलाने का, ये भी आप भूल गए हो। बट आज आपका अगर कार आप अभी सीख रहे हो 4 व्हीलर, एंड आज डे 1 है, तो क्या होगा बताओ? डर रहेगा। बट कल से आप 1 महीना रोज कार से आ रहे हो, तो क्या होगा फिर 1 महीने के बाद? रूटीन में आ गया वो। सो जो चीज रूटीन में आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। सो वही एग्जाम का है, कौन से भी एग्जाम का। आप डायरेक्टली मेन एग्जाम को जाओगे तो डे 1 होगा आपका कार चलाने का, एंड जो रूटीन है, ओला उबेर के ड्राइवर, उनके लिए रूटीन है वो, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग ही रहने वाला है। सो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर्स लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आपको मिस्टेक्स करने हैं वो आप कहाँ पे कर सकते हो, टेस्ट में कर सकते हो। सो ये साइकिल देखो अभी कैसे होने वाला है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको सीए कौन करेगा? चेकर। करेक्ट? चेकर ने मार्क्स दिए तो ही आप सीए बन पाओगे। चेकर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए, करेक्ट? सो चेकर को कन्विंस कैसे करना है? पैसे देके। फिर आपकी आंसर शीट, एक ही ऑप्शन है ना, नहीं है दूसरा कुछ ऑप्शन। सो आपकी आंसर शीट, आपका पेपर प्रेजेंटेशन, उसको आपका पेपर देख के लगना चाहिए कि he is capable to become member of this institute, he is capable to become chartered accountant, ऐसे आपका पेपर देख के लगना चाहिए उसको। सो आप पेपर विथ कॉन्फिडेंस कब लिख पाओगे? कौन सी भी चीज हम विथ कॉन्फिडेंस कब कर सकते हैं? अगर बहुत बार सॉल्विंग प्रैक्टिस की है तो। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। तो अगेन वही 3 सक्सेस मंत्रास आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी, सॉल्विंग प्रैक्टिस, पेपर प्रेजेंटेशन। उसमें से स्टेप 1 में सारे स्टूडेंट्स पास है, स्टेप 2 एंड 3 में गड़बड़ कर रहे हो आप, जो कि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप ये करते आ रहे हो। जो 10th-12th में आपने किया था वही करना है आपको। ओके, सो टेस्ट सीरीज हमारी 20th फेब से स्टार्ट हो रही है, आपको टाइम टेबल पता है सबको। 3 टेस्ट है। ओके, सो यहाँ पर 20th फेब से फर्स्ट टेस्ट है 50% की, ग्रुप 1 की। जिनका ग्रुप 2 है उनकी 28 फेब से स्टार्ट हो रही है। सो देखो, अगर आपने 15th फेब तक भी आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट किया, तो यहाँ पर मैंने वो डे वाइज सेल्फ स्टडी प्लान के लिए आपको जर्नी बताई है कि February 2nd वीक तक आपने आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया, तो आप 25 से टेस्ट लिख पाओगे। उसके बाद सेकेंड रिवीजन, दैट इज March 1st वीक, जो कि हमारी टेस्ट 2 है। देन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जो फुल सिलेबस की थर्ड टेस्ट है। एंड थर्ड टेस्ट होने के बाद भी आपको टाइम मिलता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके, उसमें आप और एक रिवीजन कर सकते हो। सो 4 times रिवीजन।
सो यहाँ पर और एक चीज बताती हूँ मैं, 7 to 8 टाइम्स भी देखो कैसे हो सकता है कि अगर आज 17 जैन है, 15 फेब तक 30 डेज में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो। अगर आपका सिंगल ग्रुप है, 4 ही सब्जेक्ट्स है, तो 7 डेज में एक सब्जेक्ट हो सकता है आराम से फर्स्ट रीडिंग, तो वो फर्स्ट टाइम होगा, करेक्ट। देन 28 फेब से अगर आप टेस्ट लिख रहे हो फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी मैंने अल्टरनेट डे किए हैं, सो अल्टरनेट डे आप रिवाइज करोगे, सो वो सेकेंड टाइम हुआ। फिर 26 फेब को ये खत्म हो रही है, 27 मार्च को फुल सिलेबस की है, सो पूरा एक महीना दिया है रिमेनिंग 50% करने के लिए, सो वहां पर थर्ड टाइम रिवीजन हो रही है। फिर अगेन वो अल्टरनेट डे एग्जाम है, दैट इज फोर्थ रिवीजन, वो 2 अप्रैल को खत्म होगी, 2 अप्रैल टू 12 अप्रैल 10 डेज आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, दैट इज फिफ्थ रिवीजन। एंड ये भी टेस्ट आपकी अल्टरनेट डे है 12 अप्रैल से, वो 6th हो गई, वो खत्म हो रही है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल के बाद भी आपके पास सेकेंड में से है ना एग्जाम, सो तब तक का टाइम है, 7th रिवीजन हो गई वो, एंड मेन एग्जाम अल्टरनेट डे है, तो वो 8th रिवीजन हो रही है। सो इतने बार रिवाइज करने के बाद कोई फेल हो सकता है क्या, बताओ? इतने डम स्टूडेंट्स तो कोई भी नहीं है कि 8 टाइम्स करने के बाद भी फेल रिजल्ट लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से ही हमें समझ में आ जाता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को 7 and 8 and 9 मार्क्स से टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ 100, आप अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हो ऑफिस में। सो उनका रिजल्ट समझने के लिए 10 जैन तक रुकने की जरूरत नहीं थी। ओके, अभी उनकी एग्जाम कब हो गई? नवंबर में। अगर अक्टूबर में आपको 7 and 8 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जाम देने के लिए दे दो एंड फिर से स्टार्ट करो स्टडीज। सो टेस्ट सीरीज के मार्क्स से समझ में आ जाता है क्या होने वाला है। सो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आपको यहाँ पे गारंटी मिल सकती है, आपके टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप वो ग्रुप क्लियर हो सकते हो, एंड रिजल्ट तक वेट नहीं करना है आपको, आप नेक्स्ट ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो पहले तो आपको इस टाइप से आपका डे वाइज प्लान लगाना है। स्टूडेंट्स प्लानिंग में कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं देखो, जैसे हमने बताया अभी डिस्कस किया कि जो ऑल इंडिया रैंकर्स है वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी टेक्निक्स करेक्ट है, इतना दो ही कर रहे हैं वो। सो आपको भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स कुछ कैसे करते हैं, मैम मैं 1 वीक का आपको प्लान लगा के देती हूँ, वो मैं फॉलो करती हूँ, एंड अगर वो एग्जीक्यूट हो गया फिर हम 2nd वीक का प्लान लगाते हैं। सो ये करेक्ट मेथड नहीं है। ऐसे 1 वीक का वो प्लान लगाते गए स्टूडेंट, एंड ऐसे करते करते जून जुलाई आ गया तो कैसे होगा ना। हमारे हाथ में दिन कितने हैं, 90 डेज है, तो वो 90 डेज में ही सब कुछ करना है आपको। आप ऐसे 1 वीक का प्लान नहीं लगा सकते हो कि मैम पहले ये देखते हैं हो रहा है क्या, फिर नेक्स्ट वीक का करते हैं। पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास 30 डेज है फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 4 टाइम्स रिवीजन नहीं की तो फेल हो रहे हैं, ये समझ में आ गया है अभी तक आपको। सो 4 टाइम्स रिवीजन करनी है तो ये जो 90 डेज बाकी है उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना 4 रिवीजन्स के लिए। सो फर्स्ट रिवीजन के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन के लिए लगेगा, क्या नहीं कम होने वाला है, करेक्ट। सो फर्स्ट जो 30 डेज है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स, मतलब 7 डेज है पर सब्जेक्ट। सो मुझे बताओ कोई ऐसा है क्या कि मैम पहले फर्स्ट 7 डेज एफआर, देन नेक्स्ट 7 डेज एसएफएम, देन नेक्स्ट 7 डेज ऑडिट, ऐसे कर रहा है कोई? सब स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का। यस, सो अगर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इधर 2 सब्जेक्ट्स डेली या ऑल 4 सब्जेक्ट्स डेली, करेक्ट। 2 सब्जेक्ट्स अगर डेली है तो फर्स्ट 15 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, एंड नेक्स्ट 15 डेज में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। एंड अगर 4 सब्जेक्ट्स डेली है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स डेली करके 30 डेज पे उसको स्प्रेड करना है। अभी देखो 15 डेज हमारे, फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट्स डेली आप ले रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वो 2 सब्जेक्ट के चैप्टर्स का इंडेक्स होगा आपके पास, हर एक
चैप्टर के सामने आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं उसकी टोटल करोगे, वो दोनों सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टोटल, फॉर एग्जांपल 300 आ रही है, डिवाइडेड बाय 15 डेज, तो डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं आपको। या आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं करना है तो क्या ऑप्शन है, नंबर ऑफ चैप्टर्स लो, इसके 15 है, इसके 15, 30 चैप्टर्स है, सो 30 अपॉन 15 डेज, सो 2 चैप्टर्स डेली करने हैं। सो डेली टारगेट कितने स्टूडेंट्स ने सेट किया है ऑलरेडी कि आज दिन भर में इतना कंप्लीट करना है, 1 2 3 4, हाँ ये मिलके गए हैं मुझे पहले स्टूडेंट 1 और 2, हाँ, सो उनको पता है डे वाइज प्लान। तुम आए थे क्या, नहीं ना, नहीं, ओके, बट आप तीनों मिलके गए हो, सो आपका डे वाइज प्लान ऑलरेडी वो सब शेड्यूलिंग हो चुका है। सो डे वाइज प्लान आपको लगाना पड़ेगा कंपल्सरी। सीए होने के बाद भी आपका जो काम होगा, या अभी आर्टिकलशिप में आपको दिन भर इतने रिटर्न फाइल करने हैं, तभी आप घर जा सकते हो ना। सो वो काम तो आप दूसरे के लिए कर रहे थे, अभी खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, डे वाइज प्लान क्यों नहीं लगा रहे हो, इसलिए तो आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है ना। सो दिन भर का प्लान कैसे लगाना है कि अगर आपने 2 चैप्टर्स आ रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स के, तो उसमें भी आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, मतलब आवरली बेसिस पे प्लान लगाना पड़ेगा आपको। आप जितना चॉइस रखोगे, मतलब ये प्लानर में देती हूँ, ये 3 मंथ्स का कैलेंडर है, अगर आज 17 से अगर आप प्लान लगाते हो एंड उसमें सिर्फ लिख के रखते हो कि एफआर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना है एंड ऑडिट के कौन से, तो ऐसे 300 की सीरीज करनी है, ऐसे लिख के रखा है सिर्फ, तो वहां पर चॉइस मिलता है आपको कि आपको एफआर मॉर्निंग में लेना है या ऑडिट मॉर्निंग में लेना है। तो चॉइस रखनी नहीं है। आपको प्लान कैसे लिखना है कि अगर आप मॉर्निंग 7 बजे स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो 7 to 9 ऐसे 300 करना है, 9 to 10 ऐसे 315 करना है। तो चॉइस नहीं रखी तो क्या होगा, आप जब देखते हो आज 17 तारीख है, आज 9 to 10 ऐसे 315 करना है, सो देखा है ना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, इतना आवरली लगाना पड़ेगा आपको। जैसे स्कूल में कैसे था, आपके सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल डिसाइडेड रहता था, 9 to 10 ज्योग्राफी होगा, 10 to 11 मैथ्स होगा। सो 10 to 11 मन नहीं हो रहा है मैथ्स का, फिर भी आप बैठते थे ना, मैथ्स के टीचर आते थे तो बैठना ही पड़ता था, मन हो रहा है नहीं हो रहा है, मूड वगैरह कुछ नहीं, 9 to 10 मैथ्स ही होगा, 10 to 11 ज्योग्राफी ही होगा, आपका पूरा टाइम टेबल सेट रहता था। बट आप तब स्कूल में थे ना, इसलिए टीचर लगा के देते थे आपको। अभी आप सीए फाइनल में हो, आपको कोई लगा के नहीं देगा, आपको लगाना पड़ेगा ये प्लान। ओके, 7 to 8 आवर्स का होगा शायद आपका स्कूल उस टाइम, तो वो अभी 12 आवर्स का हो गया है। ओके, बट ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड उसमें भी जब मैं आगे ऐसे 315 लिखती हूँ, तो उसमें भी डिटेल आपको लिखना है कि 315 का करना क्या है, मॉड्यूल पढ़ना है, चार्ट पढ़ना है, किसी का फास्ट ट्रैक देखना है, या क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने हैं मतलब लिखने हैं। सो एग्जैक्टली क्या करना है, स्टूडेंट सिर्फ ऐसे 315 लिख रहे हैं बट क्लैरिटी नहीं, 315 का लेक्चर देखना है, चार्ट्स पढ़ने हैं, ऑडियो सुनने हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि करना क्या है। अगर इतना डिटेल एंड क्लियर प्लान है आपके पास, तो आपको कल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सिर्फ जो लिखा है वो करना है, लिखा है वो करना है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करते जाना है। ओके, एबनॉर्मल प्लान्स लगाने ही नहीं है कि 5-6 चैप्टर्स एक दिन में खत्म, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो प्रैक्टिकेबल प्लान्स है वैसे ही लगाने, तो एग्जीक्यूट वो हो जाते हैं। सो इतना डिटेल प्लान आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया प्लानिंग कैसे करना है? यस, एंड ये बोथ ग्रुप्स वालों को आपको हाफ हाफ करना पड़ेगा। अगर ग्रुप 1 वालों के लिए 7 डेज है पर सब्जेक्ट, तो आपके पास कितने होंगे, 3.5 डेज होंगे पर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपके पास वही 2 सब्जेक्ट्स डेली, 4 सब्जेक्ट्स डेली, वो सब सेम रहेगा, सिर्फ हाफ हाफ हो जाएगा। सो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उस केस में।
यस, सो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, उसके पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है देखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है थ्योरी में आपको? ऑडिट, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यस, विराट कोहली क्या करता होगा आपको लगता है? या कौन सा भी क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेलना है उसको, तो क्या करता होगा? हाँ, नेट प्रैक्टिस और कुछ वीडियोस देखता होगा, 12 आवर्स वीडियोस देख के आएगा। हाउ टू प्ले क्रिकेट बुक 10 टाइम्स रिवाइज करके आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाउ टू प्ले क्रिकेट 10 नहीं 50 बार रीड करते हैं, फिर आ जाएगा। क्या होगा 50 बार रीड किया अगर किसी ने वो बुक, ऐसा बुक है या नहीं वो भी नहीं पता मुझे, बट इस टाइप का बुक किसी ने रीड किया तो उसको क्रिकेट के बारे में सिर्फ नॉलेज आ जाएगा, टेक्निकल नॉलेज। बट वो खेल पाएगा या नहीं, आप गारंटी दे सकते हो? इसकी गारंटी दे सकते हो आप? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। एंड ऐसे है क्या, हर एक मैच के पहले प्रैक्टिस होती है? हर एक मैच के पहले क्यों लगती है? विराट कोहली है, प्रैक्टिस क्यों लगती है फिर? लगती है हर एक मैच के पहले। सो अगर लास्ट मैच में 100 हुआ है, सेंचुरी हुई है, तो नेक्स्ट मैच 0 से स्टार्ट होगा या 101 से? 0 से। लास्ट अटेम्प्ट में मुझे 189 आए हैं, तो मुझे 11 ही लाने हैं या 0 से स्टार्ट है मेरा? हाँ, सो जो स्टूडेंट्स 180 के रेंज में आते हैं ना, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कंफर्म फेल होते हैं। उनको लगता है मैम 10 तो मार्क्स बढ़ाने हैं ना अभी, सो वो कैजुअल अप्रोच। एंड जो स्टूडेंट्स 120 130 लाते हैं, उसको पता आ रहा है और 70 लाने हैं हमें, तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं और वो पास हो जाते हैं। एंड जो 188 वाले रेंज में बहुत खतरनाक है वो, ओके, क्योंकि उनको एवरी टाइम लगता है 10-12 तो बढ़ाने हैं, 10-12 मार्क्स तो बढ़ाने हैं। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि इनका ऐसे होता है क्या कि लास्ट मैच में सेंचुरी है तो 101 से स्टार्ट करना है? आप वैसे स्टार्ट कर रहे हो कि 189 आपको दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अभी 11 ही लाने हैं हाँ तुम्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस टाइप से आप हार्डवर्क कर रहे हो। आपको 0 से स्टार्ट करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वो गया 189 नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने आपको, गए वो मार्क्स 180 या जो थे, आपको 0 है, आपको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जो भी आपने ऑडिट वगैरह पहले पढ़ा था, वो कुछ याद होता है क्या 2 महीने के बाद? कल पढ़ा हुआ नहीं याद आ रहा है, सो 0 से ही करना है ना। सो उनका ज्यादा मुझे डर रहता है कि जो 180 लेके आते हैं वो नेक्स्ट इसमें होंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कैजुअल अप्रोच रखा है तो नहीं होने वाला है। बट 120 वाला हो सकता है कंफर्म नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि उसको पता रहता है हम अभी तक 120 में ही है, बहुत करना है अभी। ओके, तो ये पहले माइंडसेट चेंज करो। बहुत तो आपको माइंडसेट ही चेंज करना है, बाकी तो आपको आता है सब कुछ, फाइनल तक आ गए हो। सो यहाँ पर कैसे आपको सबको हंसी आई कि हाउ टू प्ले क्रिकेट बुक पढ़ के नहीं होगा, तो वैसे ही बताओ कि क्रिकेट अगर खेलना है तो उसकी प्रैक्टिस, सिंगिंग की कंपटीशन है तो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग बुक पढ़ेंगे क्या? डांस करना है तो हाउ टू डांस, स्विमिंग करना है तो हाउ टू स्विम के बुक्स या वीडियोस देख के जाओगे क्या? मतलब वहां पे जो करना है उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो ही उसमें मास्टरी आ सकती है। करेक्ट, तो ही रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। करेक्ट, तो अगर आपको रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उसमें मास्टरी चाहिए, ऑडिट में 76 थे उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे जो आप करने वाले हो वही करना पड़ेगा। सो मुझे बताओ, ऑडिट का पेपर जो है उसमें आप क्या क्या करते हो 225 में, बताओ, क्योंकि वहां पे आप जो करने वाले हो, या SCMPE में वहां पे जो करने वाले हो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आप बताओ क्या क्या करते हो पेपर में। 145 को आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, फिर आप क्या करते हो? क्वेश्चन रीड करते हो, देन इंटरप्रेट करते हो,
देन स्टेप्स रिकॉल करके उसको सॉल्व करते हो। तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें? ऐसा है कि मॉड्यूल दिया जाएगा आपको या बेयर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे एंड 3 आवर्स में शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। जो अच्छे से शॉर्ट नोट निकालेगा वो पास हो गया। ऐसा है क्या? तो नोट्स क्यों निकाल रहे हो आप? शॉर्ट नोट्स नहीं निकालने हैं। शॉर्ट नोट्स मिलते हैं ना रेडीमेड, करेक्ट? शॉर्ट नोट्स 3 घंटे में कौन कितना फास्ट रीड करेगा नोट्स, वो पास होगा। तो आप नोट्स रीड कर रहे हो, उसमें मास्टरी आ गई है आपको, बट वो भी नहीं करना है हमें। सो वहां पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज होते हैं क्या ऑडिट लॉ में? 30 मार्क्स के लिए कंपलसरी है, सबको पता है ना, ये नया नहीं है। तो उसके बुकलेट की प्रैक्टिस 4-5 टाइम्स हुई है क्या? 4-5 टाइम्स हुई है आपके एमसीक्यू बुकलेट की प्रैक्टिस? फिर कैसे आएगा? अगर आपको एमसीक्यू है तो 30 में से 28 तो वहां पर ही आने चाहिए। मेरे टाइम अगर एमसीक्यूज होते तो मैं तो सिर्फ एमसीक्यूज करके जाती। 30 में से 30 यहाँ पर ही लाने हैं। आउट ऑफ 70 30 भी आ गए तो भी हो रहा है ना 60। सो इजी है, बट एमसीक्यू बुकलेट कोई कर ही नहीं रहा है। कर भी रहे तो आधा अधूरा कर रहा है या एक ही बार कर रहा है। मैम एमसीक्यू बुकलेट के नहीं आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, इसलिए नहीं कर रहे हैं। सो फिर क्या करोगे? मतलब सेम क्वेश्चंस कैसे आएंगे फाइनल में ना? वो तो प्रैक्टिस के लिए है। आप ऐसे मत समझो कि बुकलेट के ही क्वेश्चंस आएंगे, बट प्रैक्टिस को उसकी ही करनी चाहिए ना, उसी लेवल के क्वेश्चंस की करनी चाहिए। 1 लाइनर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके फायदा नहीं होने वाला है। ओके, सो आपको ऑडिट एंड एचसीएमपी की पढ़ाई कैसे करनी है बताओ। फॉर एग्जाम्पल हम वो कार ड्राइविंग का भी एग्जाम्पल ले या आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लो। विराट कोहली को पहले क्रिकेट के सारे टेक्निकल टर्म्स सिखाए होंगे, तो हर रोज जाके टर्म्स ही सिखाए होंगे या 1-2 दिन पहले सिखाए होंगे एंड देन प्रैक्टिस? सो आप सिर्फ टर्म्स ही सीख रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप खेल ही नहीं रहे हो। हर रोज एचसीएमपी के नोट्स पढ़ो, ऑडिट के नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ते वक्त दिमाग कुछ लगा रहे हो क्या आप? सो दिमाग कब लगाओगे? प्रैक्टिस कब करोगे? खेलोगे कब? जब क्वेश्चन आंसर की सॉल्विंग प्रैक्टिस 4-5 टाइम्स, एक क्वेश्चन आपने 5 टाइम्स सॉल्व किया, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो फिर? 5 टाइम्स हुआ है क्या लेकिन आपका? 2-3 टाइम्स में अटके हुए हो, क्यों नहीं बार बार सॉल्व करते? वो 3 टाइम्स रिवीजन वाला तो किसने बताया? पता ही नहीं मुझे। सबको 3 टाइम्स रिवीजन सफिशिएंट, ऐसे नहीं है। रिवीजन जब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तक रिवीजन करना है। ओके, सो आपको कौन से भी पेपर में 4 स्टेप्स करने होते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे बाकी लोग, बाकी फील्ड के लोग जो उनको करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी 3.5 मंथ्स जो 2 to 5 आप करने वाले हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो 4 स्टेप्स देखो आप क्या करते हो। फर्स्ट रीडिंग का, क्वेश्चन का रीडिंग, सेकेंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड पॉइंट्स रिकॉल करते हो एंड फोर्थ राइट कर लिखते हो, सॉल्व करते हो। इसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप आपको बचपन से आती है ना। पेपर दिया मैम, रीड ही नहीं हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था वो वर्ड क्या लिखा था, ये प्रॉब्लम नहीं है। रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप पे काम करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉलिंग। फोर्थ स्टेप, एक बार पॉइंट्स रिकॉल हो गए मैम बट लिखने को ही नहीं आ रहा था, ऐसे होता है क्या? एक बार रिकॉल हो गए तो आप लिख पाओगे ना। सो रीडिंग एंड राइटिंग जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप है वो ऑटोमेटिक मोड पे है क्योंकि वो हम बचपन से कर रहे हैं। सो आपको सेकेंड एंड थर्ड स्टेप पे सिर्फ काम करना है, इंटरप्रिट रिकॉल, इंटरप्रिट रिकॉल, इंटरप्रिट रिकॉल। एंड ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे तो ही मास्टरी आ जाएगी उसमें। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है। एंड सबको पता है कि पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स एंड मॉड्यूल ये तो करना ही है। ये 4-5 टाइम्स होने के बाद रेफरेंस बुक भी आपने किए तो और अच्छा। ओके, सो अभी डाउट क्लियर हो गए थेरी सब्जेक्ट्स का एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है एंड एमसीक्यूज को दोगे क्या इम्पोर्टेंस? बुकलेट ही करो, वहां पे ही 30 आने चाहिए। एंड न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का तो आपको पता है इजी है।
इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड फॉर्मूलाज की क्वेश्चन बैंक आपको पता है प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिससे क्या होगा आप 10-15 मिनट्स में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। एंड एडजस्टमेंट नोटबुक क्या होता है वो भी पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। 4 कॉलम की एडजस्टमेंट नोटबुक बनाओ। फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करते वक्त सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर चैप्टर के, एंड वो सॉल्व करते करते जो आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लग रहे हैं वो नोट डाउन करते जाओ। फर्स्ट कॉलम क्वेश्चन नंबर, सेकेंड कॉलम उसका पेज नंबर, थर्ड कॉलम उसमें क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, एंड फोर्थ कॉलम में उसका ट्रीटमेंट क्या था। ये अगर आपने किया तो आप 2 to 3 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, अगर आपके पास एडजस्टमेंट नोटबुक है तो। ये कितने स्टूडेंट्स बनाएंगे? 10%। रिजल्ट कितना आता है? 10%। ओके, ये काम ये हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सीए में डिफिकल्ट क्या है? वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को अगर आप शॉर्ट करोगे, समराइज फॉर्म में लाओगे, तो ही आप वो 7 to 8 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। 30 क्वेश्चन सारे नहीं रहे 7-8 टाइम्स आपको करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर हर एक क्वेश्चन होने के बाद खुद को पूछो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। आंसर ये आया तो नेक्स्ट रिवीजन में लेना है क्या? उसको नहीं लेना है। अगर आंसर नो आया, नहीं सॉल्व कर सकती हूँ अभी, तो वो नेक्स्ट रिवीजन में आप सिलेक्ट करोगे। फिर ऐसे 30 के 22 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर सेकेंड टाइम रिवाइज करते वक्त वही क्वेश्चन खुद को फिर से पूछना है कि एग्जाम में आ गया तो सॉल्व कर पाओगे या नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर फिल्टर करके 22 का 15 पे आ जाएगा, फिर फोर्थ में 15 का 7 to 8 वो क्वेश्चंस होंगे आपके लास्ट डे रिवीजन वाले। तो आपको एलडीआर के लिए क्या होगा? 7 to 8 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपके रेडी हो जाएंगे, उतने ही करने हैं। बाकी सारे 30 क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, 1.5 दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो सब स्टूडेंट 1.5 दिन ही पढ़ाई करते ना। करेक्ट, 1.5 दिन में सारा सिलेबस नहीं होता है, सिर्फ डिफिकल्ट वाले ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड घर पे भी आप टाइमर लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। हम जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दी है उनको पता है 3 आवर्स के 180 मिनट्स होते हैं, उसमें से 10 मिनट्स फ्रंट पेज फिलअप करने में जाता है, रोल नंबर वगैरह। 170 मिनट्स अपॉन 100 मार्क्स, 1.7 मिनट पर मार्क है आपके पास। अगर आप 10 मार्क का क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे हो तो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करो। अगेन जैसे कार ड्राइविंग या क्रिकेट के एग्जाम्पल से, वैसे ही एक स्टूडेंट हर रोज टाइमर लगा के सॉल्व कर रहा है तो उसको डर रहेगा क्या कि 3 आवर्स में पेपर होगा या नहीं, क्योंकि उसको आदत हो गई है, रूटीन में आ गया है। जो चीजें आप रूटीन में लाओगे उसका आपको डर नहीं होगा। एंड सेकेंड स्टूडेंट डायरेक्टली टाइम मैनेजमेंट कभी चेक ही नहीं किया 3 आवर्स में हो रहा है या नहीं, उसकी कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए टाइमर लगा के सॉल्व करो। एंड एबीसी एनालिसिस जो है वो रेडीमेड एबीसी एनालिसिस आपको नहीं यूज करना है कि ये चैप्टर्स ए में है, ये बी में है, ये सी में है। एबीसी हर एक का अलग होने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कैसे कर रही है पता है आपको। कभी कभी फॉरेक्स इतना आता है 60-70 मार्क्स का, बाकी चैप्टर्स भूल ही जाती है इंस्टीट्यूट, करेक्ट। या कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है फॉरेक्स, वेटेज एज सच नहीं है। जो चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है उसका क्लासिफिकेशन आप ए करो, जो आपके लिए इजी है उसका क्लासिफिकेशन सी करो। रेडीमेड जो एबीसी आता है उसको यूज मत करो, नहीं तो उसमें क्या होता है उन्होंने जो सी दिया है वो ए बन जाता है कभी कभी। ओके, खुद से कर सकते हो वो आराम से। ये सारे टिप्स मुझसे थे। अभी हमारे टेस्ट सीरीज देखे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं वो आए हुए हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। यस, अभी 1 by 1 आप गाइड करो। यस, किससे स्टार्ट करना है? यस, अद्वैत। यस अद्वैत, तुम यहाँ पर ही देखो क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, सीए अद्वैत
अगर तुम्हें पहले तुमने ग्रुप 2 क्लियर किया है, या एंड देन लॉ में एग्जाम्शन था, राइट, अभी ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। ओके, सो तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें जो भी गाइड करना है So I cleared CA final just on 10th January, and total I scored 451 marks, 226 in group 2, which I cleared earlier, and now I cleared group 1 with 225. Okay, and my marks notably were in SCMP, where I got 64, and in first group law I got 65. Okay, so now I actually hear a lot of people face difficulties in SCMP. Okay, now SCMP, I think the base is where you need to be conceptually clear, because a lot of people are afraid of in giving SCMP paper. Even when I used to give test series, a lot of my friends, they were saying that SCMP, should I go, should I not, etc. So you have to make sure you practice constantly, and at least the difficult sums you have to solve if you are not clear about it. And during when we actually solve the paper in exam, make sure the case study first question जो रहता है वो जनरली लास्ट के लिए रखो, क्योंकि वो अगर इजी भी आया फिर भी वो थ्योरी होता है, इसलिए बहुत टाइम जाता है उसमें। तो मैंने क्या किया था, पहले क्वेश्चन 6 किया था, 5 4 3 2 ऑप्शन के लिए रखा, फिर 1 किया था मैंने। तो आई फर्स्ट सॉल्व 6 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन के, जो मतलब जो इजी रहते हैं, मतलब इजी नहीं बट कंपेरेटिवली मैनेजेबल रहते हैं, वो किए थे मैंने। तो वैसा वैसा करके आई हैड लाइक 30 minutes टू सॉल्व केस सिनेरियो ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। That too was not enough for me to attempt entire question, because 30 minutes भी कम पड़ते हैं। I could only attempt 12 or 13 marks, and I could have attempted 20 also, because the question was that manageable. But time management is very very difficult in case scenario वगैरह। and in case of law, अभी मैम ने बताया होगा, MCQ is very very मतलब it is a scoring thing, because the time you spend in giving or in attempting MCQ case scenario, that ICI booklet, and the time you spend practicing and the reward you get, the ratio is very good, क्योंकि आप केस सिनेरियो सॉल्व करते हो, मतलब आपको लगता हो कि MCQ कैसा आप मैनेज कर पाएंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। द MCQ केस सिनेरियो के वैसे कॉपी पेस्ट नहीं आए, फिर भी you understand what kind of MCQs you can expect from ICI, and that's why it helps. Now I got 65, so I thought that, मतलब मैंने तो पेपर मंगाए नहीं थे, but I thought 27 MCQ में आए रहेंगे और 38 थ्योरी में आए रहेंगे। So I was comfortable in MCQ because I had practiced the case scenarios, and I knew that what kind of questions ICI is going to put, because no MCQ is going to be straightforward. There is some or the other twist, and to understand that you need to actually solve it. Okay. And apart from that, in audit वगैरह तो you need to practice. There is no other. I mean, I used to audit was not my favorite subject, but I used to by heart a lot of technical terms. Okay, so if you don't write technical terms in answer, the मतलब marks कम आ जाते हैं उसमें, और मतलब बाकी का थोड़ा आपने मन का लिखा तो भी चलेगा, but technical terms you have to I mean you have to write them. Huh? I referred Manish Bhandari, and actually वो 2 दिन रहते हैं जब मतलब before the exam, तो उसमें I only referred at that time the content. और लास्ट डे पे जो रिकॉल करते हैं तो जो फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं, सेकंड टाइम रिवाइज करते हैं, उस टाइम पे तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आ रहा है, लेकिन लास्ट डे पे जो रिवीजन करते हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे होते हैं कि थ्योरी में याद ही नहीं आता उस टाइम पे एकदम से। देखा अभी उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एक्चुअली कैसा है ना कि जो 2 दिन रहते हैं ना हमारे, तो उसमें बस एक्चुअली वी कैन गो ऑन बाय हार्टिंग एट दैट टाइम। हमें बस वो वी हैव टू गो थ्रू इट एंड वी हैव टू गो अहेड, क्योंकि 2 दिन में कितना रिवीजन करेंगे ना हम, पूरा सारा मतलब उतना बड़ा सिलेबस रहता है। तो यू हैव टू मतलब जो पहले 3 महीने पहले आपने पढ़ाई की रहेगी
उतना you have to be confident कि भाई मेरी पढ़ाई हुई है, and within those 2 days you have to just go through. मतलब मैंने तो वैसा ही किया था. I just read, I have understood that, I recalled it and I went up. मतलब we have to have that much command actually. No, actually, it's not out of. Yeah, Munish Bandar. The main book, not the. There are a lot of books actually. For SCMP books, Rakesh Agarwal sir I referred. Actually, didn't refer any module. But I mean, actually, I've conversed with a lot of people. Everyone has referred different book. वगैरह. So refer something that is suitable to you. I did class with them, so my experience was good. And because of them, I got conceptually clear in that subject. So I was happy with those notes. हाँ, question bank Banwar Borana sir. Excellent. And generally before those 2 days, I never referred the question bank. I mean, while studying, I referred the content and the question bank. मतलब दोनों रहता है ना syllabus. So you refer the question bank to understand what kind of questions and what kind of answer is expected from you. And in 2 days, you can't do everything. So at that time, I only referred to the content, I read and went ahead. And question bank, so we already know because I went through question bank twice or thrice for everything. So question answer कैसे लिखने का है वो आपको पहले पता होना चाहिए. Yes. Thank you, Anish. अदिति के both groups अभी clear हो गए हैं. अदिति score क्या है? 443. Okay. But before this, मेरे May वाले attempt में मेरा group 1 का score 190 और group 2 का score 191 था. So वो एक मेरे मन में था कि भाई इस बार दोनों दे ही देंगे या तो मैं करूंगी ही नहीं CA इसके आगे. ऐसा मेरा mindset था. So मतलब I've got a couple of pointers for you guys. So first one of it is never underestimate yourself. मतलब exploit your potential fully. अभी जो मैम बोलते हैं कि you know you have to solve sums, MCQs वगैरह सब solve करने हैं. अभी it is very you know basic query that might come to your mind कि इतना सब इतने कम समय में कैसे solve होगा, right? But trust me, जितना आपको लगता है इसको टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगता है. Because once you go in that zone, especially while solving MCQs, वो सारे सब्जेक्ट्स के ऑडिट लॉ DT IDT इतने बुक्स है सब कुछ मिला के. बट व्हाट आई वाज डूइंग वाज यू नो डू 20 क्वेश्चंस एट अ टाइम. मतलब लॉ और ऑडिट में तो ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने में, राइट? वैसा सॉल्व करते जाओ एंड डू लाइक 5 केस सिनेरियोज अ डे या अल्टरनेट डेज करो. ऐसा करो एंड मार्क करते जाओ wherever you've gone wrong. It is okay even if you know get all your sums wrong, but ये सिर्फ आपको पता है and आपको ही improve करना है, right? From where you are right now to go you know forward. So that's there. And you don't over study, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था. मैंने खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया था. मतलब व्हाट्सएप बंद, ये बंद, वो बंद, कुछ देखना नहीं है, टाइम पास करना नहीं है करके बहुत आइसोलेट कर दिया था खुद राधे को. राधे ठीक है ना टाइप And, तो आहे सक्कम प्रेशर की नाही अभी बाबाच्या फोन मध्ये बघ ना काय नाही माझ्या
है कि एक सब्जेक्ट कोई तो डिफिकल्ट आता है इन एवरी ग्रुप, सो क्या पता जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए, और फिर वो थोड़ा कैलकुलेशन अपना ये हो जाता है, आगे के पेपर्स पर इम्पैक्ट आ जाता है। सो फॉर गोइंग फॉर एनी सब्जेक्ट ऐसा ही एम करके जाओ कि 50-60 तो लाने ही है, फिर वो 50s के 40s के रेंज में आ जाते हैं अपन, क्योंकि फिर एग्जाम के प्रेशर में भी इट हैपेंस कि पता रहता है सम कैसे सॉल्व करना है, देखा हुआ रहता है, हमने भी सॉल्विंग प्रैक्टिस की हुई रहती है, बट देन वो एग्जाम प्रेशर में, टाइम मैनेजमेंट के प्रेशर में अननोइंगली सिली मिस्टेक हो जाता है, और फिर ये रिजल्ट के बाद पता चलता है अपने को। So to avoid all of that, try and solve all possible sums, क्योंकि अभी भी FR में छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस में भी 4 मार्क के 3 मार्क के सम्स आए थे, और वो बहुत अपने लिए नेसेसरी रहते हैं। तो अभी आई स्कोर्ड एन एग्जाम्शन इन FR, जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर रहता था। सो इसी की वजह से फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे स्पेसिफिक कुछ सॉल्विंग प्रैक्टिस की नहीं थी, बट दिस टाइम आई डिडंट लीव एनी सम, तो उससे एग्जाम्शन तो आ गया मेरा, एंड आई एम प्रीटी श्योर even all of you are capable of getting an exemption in those subjects. Another thing is जैसा costing का Advait was explaining, उसका याद रखने के लिए what I had done was, अभी costing में बहुत सारा theory रहता है, SFM में there's a lot of theory, मतलब every question में compulsory theory का question आता ही है। So what you need to do is सबके pointers रहते हैं ना, for example अभी 5S है, तो 5S क्या क्या है वो आता है, फिर अभी SFM में सिक्योरिटाइजेशन है, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इसके एंगल से उसके एंगल से सब कुछ रहता है, 3-4 पॉइंट्स। सो व्हाट यू शुड डू इज राइट ऑल दोस पॉइंट्स, अंदर का कंटेंट मत लिखो, बट एज लॉन्ग एज यू आर इवन गेटिंग द मेन पॉइंटर्स राइट ना, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक बार वो आपके हाथ के नीचे से गया ना, तो फिर मतलब आई थिंक यू आर प्रीटी well to go about it. I remember Reynolds का पेन है ना, उसका एडवर्टाइज आता था सचिन तेंदुलकर का, और उसमें the tagline for that was the more you write the better you learn, and it's a fact, मतलब tried and tested है, and मतलब that really works wonders for theory subjects. And अभी फिर ऑडिट में आ गया, ऑडिट में एसेज के नाम रहते हैं, अभी ऐसे 200 है, उसका इतना 2 लाइन का तो उसका सिर्फ नाम में ही जाता है, बट उसमें भी कांट जस्ट राइट कि ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर करके ऐसे नहीं लिख सकते, तो मार्क्स नहीं मिलते इवन इफ दैट 200 नंबर इज करेक्ट। वो पूरा का पूरा करेक्ट होगा तो तब जाके सिर्फ 1 मार्क मिलेगा आपको, इवन इफ आपका आगे का कंटेंट ठीक नहीं रहा या वो कीवर्ड्स नहीं रहे। सो ट्राई गेटिंग एटलीस्ट द नेम ऑफ द एसे राइट, एंड उसका भी अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करो, गो इन सीक्वेंस की चलो आज ऐसे 500 सीरीज आई विल टेक अप फॉर राइटिंग, तो वो राइट डाउन करो वैसा। सिमिलरली आई हैड डन इट फॉर ऑडिट में जो कंपनी लॉ के सेक्शंस आते हैं उनका भी वैसा ही। अभी मेरा जो लॉ के पेपर में जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर्स देते हैं वो मुझे एक भी याद नहीं, सिर्फ डायरेक्टर्स के 2-4 याद रहेंगे, बट ऑडिट के साइड के कंपनी लॉज के जो सेक्शंस थे वो सारे याद थे, बिकॉज उन ऑडिट के पेपर में दे एक्सपेक्ट यू टू नो द कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर्स एंड नॉट इन लॉ का पेपर। सो वो भी एक बात है। फिर कारो के क्लॉजेस ऑडिट में याद रखने के लिए बहुत कुछ रहता है, ऐसे नंबर्स, कारो क्लॉजेस, एथिक्स का सब, तो फिर वो है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए जितना मटेरियल डाउनलोड आप कर सको, आपके पास रख सको, उतना अच्छा है। मेरा इको लॉ था तो वो केस स्टडी डाइजेस्ट तो था ही उतना, 55 वगैरह केस स्टडीज थे उसमें। उसके अलावा पास्ट MTPs, क्वेश्चन पेपर्स और स्टूडेंट जर्नल आता है हर महीने का, एंड व्हाट दे फॉलो इज इन एवरी मंथ इंटर का एक सब्जेक्ट का और फाइनल का एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर्स दे पुट इन इट। एंड अपना BOS के नॉलेज पोर्टल पे वैसे हर एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा कि कौन से महीने में, फॉर एग्जाम्पल अभी इको लॉ के क्वेश्चन आए थे। सो मेक श्योर कि यू गेट उसके भी प्रिंट आउट्स, एंड आप जो भी इंडेक्स बनाओगे, मैंने किसी का रेफर नहीं किया था, मैंने खुद का इंडेक्स बनाया था, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल का सानिद सराफ का इंडेक्स आई हैड यूज्ड, बट बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के मटेरियल के लिए मैंने खुद का इंडेक्स बनाया था, तो उसका मुझे बहुत हेल्प हुआ था। इस साल अभी नवंबर के एग्जाम में स्टूडेंट जर्नल में से भी एक क्वेश्चन आया था विच मेनी पीपल डिडंट हैव अमंग्स द फ्रेंड्स आई न्यू, तो फिर वो एक रहता है। एंड जस्ट जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस का मटेरियल रहेगा, एक बार ब्राउज थ्रू करो
क्योंकि अभी नया नया क्वेश्चन देख के हाँ ये क्वेश्चन कहाँ फेमिलियर दिख रहा है, ये करने में कुछ पॉइंट है नहीं। तो इवन इफ आपको वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर या थोड़े फेमिलियर नाम या एक्ट्स के नाम ऐसे वो क्वेश्चन में दिखते जाए तो आपको क्लिक हो जाता है, देन यू कैन इजीली सर्च इन योर इंडेक्स की ये क्राइटेरिया कहाँ पे फिल हो रहा है, तो उससे क्वेश्चन दिख जाता है अपने को। एंड मतलब इस टाइम तो मतलब 2 to 3 क्वेश्चंस वैसे के वैसे आए थे इको लॉ के पेपर में। तो अभी सिर्फ मे के अटेम्प्ट में देयर वर ऐसे थोड़े अननोन क्वेश्चंस का ये ज्यादा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बट देन अगेन अब तक तो इकोलॉस के पेपर इजी रखते थे, फिर मे के अटेम्प्ट में उन्होंने आरएम इजी कर दिया था आई थिंक। तो फिर वो एक है, बट अपना काम है अपनी तरफ से सारी तैयारी करना है, नॉट रिलाइंग अपॉन वो इजी करेंगे पेपर या डिफिकल्ट करेंगे पेपर। तो ऐसा है। Another thing is take enough breaks. It's okay even if you know wake up get up after every 1 hour or 2 hours, क्योंकि अपने बॉडी को भी थोड़ा मूवमेंट करने की जरूरत रहती है टू गेट द ब्लड सर्कुलेटिंग। क्योंकि बाद में क्या होता है, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि अपन जब पढ़ाई करते हैं सो आर नेक्स्ट आर कंटिन्यूअसली फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो उससे क्या होता है, अपने पीछे से नर्व जो ब्रेन को कनेक्ट होता है ना वो दब जाती है, which results in lesser oxygen provision to the brain। तो उसे फिर चक्कर आना चालू होता है, कंसंट्रेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब होता है। तो आफ्टर एन आवर और 2 गेट अप, टेक अ राउंड, थोड़ा स्ट्रेच करो, ये सब अपने लिए बेनिफिशियल है। माइंड भी फ्रेश रहता है, जितना फ्रेश रहोगे आप उतना ऑब्वियसली ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता ही है। एंड मतलब उससे आप ये भी आंसर कर सकते हो कि ऐसा कोई रूल नहीं कि 16-18 घंटे पढ़ के ही सीए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मतलब मेरी एक ऑफिस की दोस्त है, वो मे के अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 थी। सो शी ओनली यूज्ड टू स्टडी फॉर लाइक 8 to 9 hours अ डे, उसने रैंक लाया। सो मतलब इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स ऑफ व्हाट एवर यू डू। सो वो क्या करती थी, सुबह 6:30 बजे वगैरह उठती थी एंड शाम को मतलब व्हाट शी यूज्ड टू से वाज उसकी सिर्फ दिन में पढ़ाई होती है, सनसेट के बाद उसकी पढ़ाई नहीं होती। एंड देन बाकी का टाइम शी यूज्ड टू यूटिलाइज टू रीड बुक्स जो उसके इंटरेस्ट है वैसा। सो उसका ब्रेन उसकी वजह से फ्रेश रहता था। सो फाइंड दैट वन पॉइंट विच विल कीप योर ब्रेन रनिंग एंड you'll not get saturated। क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट वेरी इजी टू स्टे इक्वली मोटिवेटेड थ्रू आउट योर स्टडी लीव। रोज मोटिवेशन गैदर करना बहुत मुश्किल रहता है। सो ऑन दोज डेज विच यू फील लाइक नहीं यार आज तो नहीं हो रही पढ़ाई, मत करो, क्योंकि उसके वजह से आगे की 2-3 दिन की पढ़ाई इंपैक्ट होगी अगर आप एक्स्ट्रा जबरदस्ती पढ़ाई करोगे। सो अगर एक दिन नहीं हो रही पढ़ाई, नो प्रॉब्लम, सेकेंड डे पे ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। फिर क्या सो अगेन या सो इसका मैंने क्या, इसीलिए मैं क्या करती थी ना, अगेन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से यही लर्निंग था कि ऐसा एक्सेस बहुत सारा पढ़ाई करती थी, फिर एक दिन वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता था, फिर दूसरे दिन गिल्ट आ जाता था कि यार इतने समय में तो इतने चैप्टर्स हो जाते थे या कोई रिविजन लेक्चर भी देख सकती थी। इसका सोल्यूशन मुझे फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मिला कि मतलब वही कि मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि यू स्टडी फॉर 16-18 आवर्स अ डे। कंसिस्टेंसी आपके पूरे दिन में रखो, नॉट इन योर वीक। सो फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, थोड़ा खुली हवा में व्हाटएवर एक्सरसाइज किया, फिर उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर आपका ब्रेन कम थकता है, फिर ब्रेन की नॉलेज अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी भी एनहांस्ड रहती है। एंड देन फिर ऐसा होगा नहीं आपका कि आफ्टर एवरी 4 days आपको ऐसा लग रहा है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा। सो ड्यूरिंग द डे ही आप कंसिस्टेंसी रखो कि हर 2 घंटे बाद आप उठ रहे हो, आप लोगों के कांटेक्ट में रह रहे हो, यू नो यू आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर ऐसा सब ऐसा है। तो एनी मोर क्वेरीज? काय हा झालेत मी ह्याच्यात बघते फक्त। Okay, experience during May 22 attempt
ऐसा एक क्वेश्चन आया है, so I'll just take that up. Hi Harshada. So my experience basically was not to overdo yourself, क्योंकि उसके तभी कैसा था ना, मुझे I was pretty much confident about whatever I had studied. टेस्ट सीरीज में भी मेरा स्कोर अच्छा रहता था, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट अल्टीमेट मेन एग्जाम में मेरा रिजल्ट नहीं आया. मतलब पेपर्स भी डिसेंट गए थे, सब हो गया था, बट देन वो पता नहीं, वो अननोइंगली पेपर में हो जाता है, बट देन यू डू रियलाइज कि कहीं तो ये मेरा गलत हो गया. बट डोंट नहीं जाते था. अनम्यूटेड था. हाँ. सो या तभी मेरा ऐसा था कि बहुत ज्यादा आइसोलेट किया खुद को, नेटफ्लिक्स व्हाट्सएप सब बंद कर दिया. एंड मतलब आई यूज्ड टू तभी स्टडी इन अ लाइब्रेरी, तो सुबह 7 बजे जाके रात को 10 बजे घर आती थी. एंड फिर घर जाने के बाद भी डिनर वगैरह करने के बाद पढ़ाई करते बैठती थी. 4-5 घंटे की नींद होती थी. सो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको 7 to 8 आवर्स सोने की आदत है, टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स. मतलब इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स. अभी मेरी रात की पढ़ाई ज्यादा होती थी, सो मैं 3-4 बजे तक तो जगती थी, बट देन मैं उसके बाद सो के फिर 9-10 बजे उठती थी उसके बाद. सो मेरा वैसा शेड्यूल रहता था. सो डोंट गो अगेंस्ट वॉट एवर इज योर नेचर कि मैं ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं पीऊंगी, ये नहीं करूंगी वगैरह वगैरह. यू सैक्रिफाइस्ड इनफ, and now is actually the time you take care of yourself. So ye I think is an important takeaway. So yeah, law के questions and theory एक साथ कैसे manage करे is the question. So इसमें मैंने क्या किया था, once I was thorough with all the concepts, मैंने अर्पिता तुलसियन के notes और question answers refer किए थे. So बाद में मेरा ज्यादा focus used to be only on question answers, क्योंकि एक बार अपने को पैटर्न पता चले ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको अप्रोच कैसा करना है, तो उसके बाद अपने को ऐसा एक नैक मिल जाता है कि फिर एग्जाम में भी लिख सकते हैं. एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही है फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, बट आप जिनके भी क्वेश्चन बुकलेट्स रेफर कर रहे हो उन्हीं के क्वेश्चन आंसर भी रेफर करो. लास्ट मिनट कोई फैकल्टी चेंज मत करो. इफ यू आर विद मुनीश भंडारी तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करो, अर्पिता तुलसियन तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करो, जो भी रहेंगे. बट क्वेश्चन आंसर बी थरो विद क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी कि अपने को लगता है इवन विद एमसीक्यूज की कंसेप्ट तो आता है ना, क्वेश्चन आंसर्स तो आ ही जाएंगे, बट देन एग्जाम में वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जामिनर. So अपना thinking is not wrong, but then we realize that that's only a part of whatever is required from the question. So do as many question answers as possible. मेरे तो repetitive ज्यादा question answers ही करती थी मैं, and then you mark whatever important you feel, और फिर last day तक वही ज्यादा करते रहने के. So that was my strategy. So yeah, I think Atharva is good to take over now. Thank you. सीए अथर्व फर्स्ट लुक है, तो अथर्व का सेकंड लुक पहले क्लियर हुआ था और अब क्लियर हुआ. एंड अथर्व उसके FR में 85, SMM में 83, ऑडिट 47, लॉ 55. ओके ग्रेट. तो जो हम ऑल इंडिया रैंक ओके, तो आपको अभी लाइव एग्जाम FR में 85 Yes. हाँ 70. 70 स्कोर था. 85. सो जो मैंने बताया कि टेस्ट के मार्क्स से एक समझ में आ जाता है वहाँ पे क्या हो रहा है. मैं FR और SMM के बोलने के पहले लॉ के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि लॉ का नवंबर का पेपर मुझे टफ लगा था बहुत. वो आया, मैंने देखा, फेमा मैंने नहीं किया था, फेमा ऑप्शन को रखा था क्योंकि वो बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे वो लिमिट्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था. मैंने पेपर देखा तो हर
2 क्वेश्चन थे, उसमें 2-2 फेमा के क्वेश्चन थे। तो मेरी वाट लग गई, मैंने कहा अभी क्या होगा। फिर मैंने डायरेक्टर्स के क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन था डायरेक्टर्स का, वो सॉल्व किया। और बाद में मैंने एमसीक्यू देखा कि शायद एमसीक्यू अच्छे होंगे तो बाकी थ्योरी में कर लूंगा। तो एमसीक्यू देखे तो एमसीक्यू भी कुछ नहीं आ रहे थे। मुझे मालूम है 6 और 7 एमसीक्यू थे जिसमें मैं श्योर था कि यस ये बराबर है, और बाकी के एमसीक्यू कुछ नहीं थे। तो मैंने वो एमसीक्यू भी ठोक दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे 2 क्वेश्चन थे जो मैं लॉ के थ्योरी के, जो मैं श्योर था कि ये मुझे अच्छे से आ रहे हैं, वो मैंने अच्छे से लिख दिए। तो मुझे इतना ही कहना है कि टेंशन मत लो पेपर आने के बाद। आप जितना आपको आता है ठीक से वो सॉल्व करो, बाद में बाकी का थोड़ा थोड़ा तो आता ही है, आपने पढ़ा होता है 3-4 बार 5 बार पढ़ा होता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखने को आता है, तो वो लिख देने का और बाकी ऐसे यहाँ पे छोड़ देने का। वही कर सकते हैं हम, बाकी कुछ नहीं कर सकते। एमसीक्यू तो प्रैक्टिस तो करनी चाहिए बुकलेट से, पर अभी मैंने वो उस वक्त नहीं की थी, तो वो प्रॉब्लम हो गया था मेरा, कुछ नहीं आ रहे थे। अभी पता नहीं कितने एमसीक्यू को है, कितने थ्योरी में है, अभी मंगाए पेपर देखेंगे। एफआर और एसएफएम का, मेरा एफआर तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 52 मिले थे, तो उस वक्त मैंने सॉल्विंग नहीं की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की थी कुछ। तो इस बार मैंने तय कर लिया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करूंगा ही। तो मैंने ऑल इलस्ट्रेशंस ऑल टीवाई के सॉल्व किए थे। मेरा पहले से पैटर्न कैसा है, मैं क्वेश्चन और आंसर देखता था। तो अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने फिर से पहले क्वेश्चन आंसर देखे, फिर बाद में मुझे लगा कि अबे सॉल्व भी करने चाहिए, तो मैंने सॉल्व भी किए। तो वो 2 बार रिवीजन हो गया मेरा, बाद में टेस्ट सीरीज के लिए 1 बार हो गया, फिर फाइनल के लिए 1 बार, तो मेरा 4 बार रिवीजन हो गया था पेपर को जाने से पहले। इसलिए मैं एफआर का पेपर आने के बाद बहुत श्योर था। मैंने 100 मार्क का एफआर का पेपर अटेंड किया था। एसएफएम का भी सेम प्रॉब्लम था मेरा कि सॉल्व नहीं करता था, तो सॉल्व किया, एसएफएम का भी 100 किया था। और मुझे पता था कि एसएफएम और एफआर की वजह से मेरा ग्रुप एग्रीगेट में तो नहीं रहेगा। लॉ में थोड़ा टेंशन था कि 40 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और वो 55 मिल गए मुझे, पता नहीं अब कैसे। वो एमसीक्यू बहुत ही लग गए, अच्छे से करेक्ट हो गए। ऑडिट का भी मुझे टेंशन था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 34 मिले थे ऑडिट में, तो ऑडिट भी गया था मेरा। तो ऑडिट का अभी कुछ वही प्रॉब्लम है, आपको वो मगअप करना ही पड़ता है, वो पॉइंट्स याद रखने ही पड़ते हैं। तो थोड़े टॉपिक्स वैसे होते हैं, आपको पता ही हो, प्रोफेशनल इथिक्स, कंपनीज एक्ट वगैरह, वो जो टॉपिक होते हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से करने के। प्रोफेशनल इथिक्स 2 क्वेश्चन तो होते ही है 5-5 मार्क के, वो उसमें आउट ऑफ मार्क भी मिलते ही है, तो 10 मार्क उधर श्योर हो जाते हैं। तो वो मेन टॉपिक करने के। ऐसे में मैं बोलूंगा कि वो आपको जो नाम पता नहीं है ना पूरा, तो पूरा नाम कुछ भी मत लिखो, सिर्फ ऐसे 200 लिखो, पूरा नाम गलत मत लिखो, सिर्फ ऐसे 200 आज पर ऐसे 200 दिस। और आपको अगर पता है पूरा तो पूरा लिखो और बाद में आंसर कंटिन्यू करो। और लॉ में वो प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, वो पैटर्न चाहिए, क्योंकि उनको जो आंसर्स आते हैं मॉडल आंसर्स जो चेकर होते हैं, उनको वैसी तरह आते हैं, और उनको अच्छे से पता चलता है कि इतनी सी प्रोविजन है, इतनी फैक्ट्स ऑफ द केस है। लॉ के पेपर में 1-2 आए नहीं थे, तो मेरा हाफ ऑफ द पेज फैक्ट ऑफ द केस ही था। मैंने कुछ आता नहीं था, तो आधा क्वेश्चन ही लिख दिया था मैंने। तो ऐसा प्रॉब्लम होता ही है। तो अगर पेपर टफ आया तो टेंशन मत लो, अच्छे से शांत मन से लिखो अगर आप प्रिपेयर होगी तो। ग्रुप 2 को मुझे 200 थे। सो मेरा वो बहुत सारा लक था, तो उसमें ग्रेस मार्क्स भी थे थोड़े, वो बहुत आप सबको थे, मतलब आप सबको, मतलब उस वक्त जिन्होंने दिया उनको थे। अभी वो लक अच्छा था इसलिए मेरा हो गया। उसमें इकोलॉ में मुझे 59 थे और आईडीटी में 57 थे, इसलिए मेरा वो स्कोर हो गया। डीटी में 40 थे। तो इकोनॉमी भी मैंने मॉड्यूल रेफर किया था, मॉड्यूल पढ़ के हो गया था मेरा, 1 बार पहले, फिर 1 बार टेस्ट सीरीज, और फिर फाइनल अटेम्प्ट में 1 बार मैंने वो मॉड्यूल लिया था। साथ में केस स्टडी जो होता है वो प्रिंट ले लिया था। बाद में इंडेक्स तो होता ही है, इंडेक्स था, केस स्टडी का भी इंडेक्स था। ऐसे 4 लेके गया था मैं, बहुत नहीं लेके गया, मतलब वो पास्ट क्वेश्चंस वगैरह नहीं लेके गया था, पर उसमें वो सफिशिएंट था मुझे, तो वो किया मैंने। एसीएमपी का तो वही, मतलब आपको पॉइंट्स याद रखने ही पड़ेंगे और वो टू द मार्क लिखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ है नहीं है।
डीटी में ट्राई करो कि प्रॉब्लम्स आप देखो कि कैसे किस टाइप्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या आ सकता है, क्योंकि मेरे और वो एबीसी एनालिसिस को मतलब बाहर के होते हैं वो मत देखो, क्योंकि क्या होता है मैट और एएमटी मोस्ट प्रोबेबली आता ही है, ऐसा मेरा था। मेरे मे अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया था, मैं ढूंढ रहा था मैट किधर वो अच्छे से करके गया था, तो वो आया नहीं था। तो एबीसी एनालिसिस मत करो, वो आपका देखो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वो ठीक से करके जाओ। आईडीटी में स्कोर होता है, आईडीटी में कंसेप्ट आपके ठीक से होंगे तो स्कोर होता है। कस्टम्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कस्टम्स में 20 मार्क का कस्टम्स का आता है, तो कस्टम्स ठीक से करेंगे तो उसमें आउट ऑफ मार्क भी मिल सकते हैं। थ्योरी में 1-2 जाएंगे, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। आईडीटी में कंसेप्ट ठीक से किए तो आप लिख सकते हैं। और मेरा क्या मानना है कि प्रोविजन है ना वो उनके मतलब बेयर एक्ट टाइप्स लिखो, मतलब वो थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो, बाद में हम कंक्लूजन वगैरह अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, पर वो जो प्रोविजन होता है वो बेयर एक्ट से लिखना क्या ट्राई करो। और प्रोफेशनल इथिक्स मतलब अभी सीधा ऑडिट के लिए जम किया, पर प्रोफेशनल इथिक्स का क्लॉजेस होता है ना, वो भी थोड़ा मेन वर्ड्स देखो, पिक करने की ट्राई करो कि ये वर्ड्स आने चाहिए। और वो क्लास नंबर और वो तो सब लगता ही है उसमें, वो कुछ नहीं कर सकते। लॉ में मैंने भी सेक्शन नंबर नहीं किए थे, मेरे ज्यादा उतना नहीं था टाइम, मेरे वो 2 ग्रुप दिए थे ना इसलिए नहीं था, तो मैंने सेक्शन नंबर के नहीं किए थे, ऑडिट में किए थे क्लॉज नंबर प्रोफेशनल एथिक्स के और कंपनीज एक्ट के सेक्शन वो ऑडिटर्स के, तो वो किए थे। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ यस, थेरी तो करना पड़ेगा। नवंबर अटेम्प्ट में क्या होता है, थोड़े जनरलाइज क्वेरी आया, जनरलाइज थेरी आया था, तो वो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो बाहर का होना ही चाहिए। अभी वो असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का आया था, तो मैंने वो अपने आप से लिख दिया था कि मुझे जो पता है वो, तो वो सिक्योरिटाइजेशन वगैरह वो थोड़े पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे उसका आया तो। पर अगर बाहर का आया कुछ तो आपने को पता ही होता है ना, थोड़ा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस भी होता है कि क्या क्या चीजें हैं प्रैक्टिकल, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। पॉइंटर्स तो होंगे तो 5 पॉइंटर लिखने के बाद मार्क्स तो स्कोर होते ही है, पर थ्योरी छोड़ना ही स्कोप ही नहीं है, थ्योरी करना ही है, क्योंकि 5-5 मार्क्स वो 3-3 जरी मिल गए फिर भी अच्छा स्कोर होता है। 3 मतलब 5 into 3 15 मार्क्स उधर मिल जाते हैं हमें, और 15 इज बिग नंबर। तो थ्योरी की पढ़ाई कैसे की? थ्योरी मैंने जो पॉइंटर्स थे वो लिख लिए थे और याद कर लिए थे, और अंदर का कंटेंट पहले 1.5 डे वो होता है उसमें पढ़ लिया था, तो वो तो मेरा था माइंड में, वो मैंने पॉइंटर्स लिखे, कुछ वो सिक्योरिटाइजेशन का था शायद से नवंबर को, याद नहीं है मुझे, तो वो लिख दिया था। और बाकी का वो जनरलाइज थ्योरी था वो तो लिख दिया था, वो जितना मुझे याद है कुछ वो लिख दिया था। सिर्फ मॉडल किया था, ओनली इलस्ट्रेशंस टीवाई के 2 सब्जेक्ट सॉल्विंग। हाँ तो मैंने एक बार ही किया था डीवाई के क्योंकि मुझे मेरा था ना वो जो मैं मुझे पढ़ने का था, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर पढ़ने का, तो वो मेरा 2-3 बार हो गया था। फिर सॉल्विंग मैंने एक बार किया, तो और वो टेस्ट सीरीज में भी थोड़ा हो गया सॉल्विंग, तो उसका प्रैक्टिस हो गया था मेरे लिए, वो इनफ था। आपके लिए नहीं होगा तो आप 2 बार भी ट्राई कर सकते हैं, अगर एक ग्रुप होगा तो आप कर ही सकते हो, उतना टाइम होता है। ये सो सबके डाउट सॉल्व हो चुके हैं आई थिंक अभी। ये सो अभी आज जाके पहले आप क्या करोगे बताओ, क्या क्या लर्निंग लिया आपने आज? डे वाइज शेड्यूल बनाओगे, करेक्ट, एंड डिटेल बनाओगे वो, मतलब उसमें आवर्स वगैरह भी लिखोगे, 7 to 8 क्या करना है, 8 to 9 क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक्स वगैरह लेने, वो तो आपको सब पता है, करेक्ट। एंड सॉल्व करते करते नेक्स्ट रिविजन के लिए मार्किंग भी करते जाओ, शॉर्टलिस्ट करते जाओ। सो सबने सॉल्विंग प्रैक्टिस किया तो होने वाला है क्लियर, करेक्ट। और आज भी अदिति का आपने एक्सपीरियंस देखा कि उसको 190 एंड 191 ऐसे आए थे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, May 22 में। ओके, सो ऐसे रेयर है, सो उसने लाइटली नहीं लिया, जो मैं बता रही थी कि अभी 20 मार्क्स तो बढ़ाने हैं। ओके, उसने 0 से स्टार्ट किया, इसलिए अभी 400 अबाउ गया। ओके, सो डे वाइज प्लान सबका होना ही चाहिए कंपल्सरी, वो आज आप लगाओगे। उसके लिए मेरी हेल्प अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। यस,
सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आज जितने भी स्टूडेंट्स ने सेशन अटेंड किया है उनके लिए 15% ऑफ है फॉर पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज एडमिशन। तो अगर आपको आज एडमिशन कंफर्म करनी है तो आप अभी एडमिशन ले सकते हो। आपको घर जाके ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वैसे भी आप एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज कल आप करोगे तो 10% डिस्काउंट है, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है हमारा 31 जनवरी तक। बट आज आपने एडमिशन की तो 15% ऑफ है। यस, और किसी को कुछ डाउट्स मुझे पूछने हैं? ओके, सो इन यस, हाँ, डीटी का तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मतलब प्रोविजन समझ के लेने पड़ेंगे। उसके बाद चैप्टर्स 2 में डिवाइड करने पड़ेंगे। डीटी में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक एमसीक्यूज आते हैं, एक आते हैं सॉल्विंग वाले, सम सॉल्विंग वाले, थर्ड केस स्टडी बेस्ड आते हैं एंड 4 आते हैं जो रेयर है, दैट इज प्रोविजन पूछते हैं। वो फिर प्रोविजन लिखो, वो रेयर टाइप है। सो आपको चैप्टर्स समझने पड़ेंगे कि पीजीबीपी जैसा टॉपिक या पाइरेट्स वाले टॉपिक, उसमें केस स्टडी बेस भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। अभी जो असेसमेंट प्रोसीजर ट्रांसफर प्राइसिंग है उसमें केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज एंड प्रोविजन ज्यादा आ सकते हैं, तो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग के कम किए तो भी चलेगा। बट आप सिर्फ प्रोविजन पढ़ते रहोगे उसकी एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। मतलब 5 बार रिवाइज किए प्रोविजन एंड सॉल्विंग एक बार किया तो नहीं होगा। एक बार प्रोविजन पढ़ी एंड 5 बार सॉल्व किया तो होगा, क्योंकि जब आप सॉल्विंग करते हो इनडायरेक्टली आप प्रोविजन रिवाइज कर रहे हो। कौन से भी सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली डीटी, फॉर ऑल 8 सब्जेक्ट्स विराट कोहली को देखो या कौन से भी क्रिकेटर को देखो कि वो थेरी करते बैठेगा क्या, इसको 4 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। 4 टाइम्स रिवाइज किया मैंने तो मेरा अभी 4 मारने को आ जाएगा। मुझे कंसेप्ट तो पता है ना, बाउंड्री के बाहर गया कि 4, तो कंसेप्ट पता है, मतलब 4 आ जाएगा मुझे मारने को? नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मुझे प्रोविजन समझी है डीटी के, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ जब तक आपने सॉल्व नहीं किया। ओके, सो खुद से सॉल्व करो। हमें एग्जाम में दिमाग हमें लगाना है, टीचर को नहीं। आप जब फास्ट ट्रैक बैचेस देखते हो तो दिमाग कौन लगा रहा है? टीचर। आप सिर्फ सुन रहे हो। एग्जाम में दिमाग किसको लगाना है? आपको। तो किसका दिमाग लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए? टीचर का है आपका? आपका। सो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ही आप फास्ट ट्रैक देखोगे। आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा है, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड वो टैली हो जाता है तभी कॉन्फिडेंस आता है ना। तो उसमें ज्यादा टाइम दो। स्टूडेंट्स बार बार फास्ट ट्रैक ही लेते हैं एंड उसमें ही टाइम वेस्ट हो रहा है। सो जितना खुद से सॉल्व करोगे ना उतना ट्राई करो। यहाँ पर भी जब मैं बताती हूँ ना कि टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स आते हैं उनको हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं कि ये मेरे लिए नहीं बता रहे हैं मैम, मैम तो टॉपर्स के लिए बता रहे हैं, मुझे तो सिर्फ सुनना है, ये वन ऑफ द फीचर है टेस्ट सीरीज का। ऐसे सुनते हैं, ये मेरे लिए है ही नहीं। मतलब आप टॉपर का कभी सोच ही नहीं रहे हो कि टॉपर को प्राइस है क्या, तो मैं ट्राई करती हूँ टॉप में आने के लिए, ऐसे नहीं सोचते हैं। एक स्टूडेंट ने तो मुझे डायरेक्टली बताया, मैम उस टाइम तो हम तालियां बजाने के लिए ही आने वाले हैं, हम तो कहाँ पे टॉप करेंगे। मतलब सोचते वक्त की माइंडसेट ही ऐसा कि मैं तो कभी टॉप आ ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो तालियां बजाने के लिए जाना है। ओके, मतलब टारगेट है ही नहीं ना कि मैं टॉप आ सकता हूँ। अभी अथर्व सहस्त्रबुद्धे टॉपर था ना, वो उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बताया 52 थे एफआर में, फिर टेस्ट सीरीज में एफआर में टॉपर, फिर मेन एग्जाम में 85, तो वही जर्नी है। ओके, लास्ट अटेम्प्ट में फेल 30 मार्क्स, 39 मार्क्स, फिर भी टॉप किए है ना उन्होंने, 87 वगैरह आ गए ना अभी। सो सॉल्विंग की उसने बताया, उसने खुद आपको रियल एग्जाम्पल था, मैम 52 जब आए तब मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे, 85 आए तब सॉल्व किया था। सो वही डिफरेंस है, आपको पास होना है तो सॉल्व करो, फेल होना है तो रीड करो, इतना क्लियर कट है वो। ठीक है, यस, मटेरियल फॉर ऑडिट कौन सा भी क्वेश्चन बैंक लो, कंपाइलर लो, क्वेश्चन आंसर्स की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
कंपाइलर नहीं लिया तो सारे आरटीपीज एमटीपीज पास्ट पेपर्स डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, उससे आंसर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही आंसर होना चाहिए, वो पता है आपको। सजेस्टेड आंसर में जो कीवर्ड्स है वही लगते हैं। सो आइदर आप कौन से भी फैकल्टी का कंपाइलर लो, नहीं तो पास्ट आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू बुकलेट तो आईसीआई का ही करना है, वो तो कंपलसरी है। अभी अगर किसी के क्लासेस चालू है तो वो जो 30 डेज में आपको क्लासेस खत्म करने हैं 15 फेब तक। Yes, recording will be available, Khushbu. Yes, okay. Yes, so thank you so much. किसी को मुझे इंडिविजुअली मिलना है तो आप बाद में केबिन में आ सकते हो। Yes, इंडिविजुअली मिलना है, ओके।